हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही हो। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल जो 5 जून से 24 जून पेपर हुआ है उसके टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्लास हमारी हो गई है और आज दूसरी वाली क्लास है। आप चाहें तो पहली क्लास को भी देख सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं। रिपीटेशन रोक दिया गया है तो नए नए क्वेश्चंस जो मिलते जा रहे हैं मेरे को सॉल्व कराती जा रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगर क्लास को आप देख लेते हैं तो ये क्लास आपका आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लिए भी काम वाली है, मतलब बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और जो सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, बिकॉज रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगाने ही हैं, ठीक है। चलिए इधर आएंगे, पहला क्वेश्चन मैं रीड करूंगी और फिर इसको सॉल्व करूंगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक समबहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो किसी भी समबहुभुज में जो अंतः कोणों का योग होता है वो होता है n होती है भुजाओं की संख्या -2 इंटू का 180 डिग्री, ठीक है ना। ये जो अंतः कोणों का योग है ये किसके बराबर दे रखा है, ये बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। किसी भी समबहुभुज में जो बाह्य कोणों का योगफल होता है वो होता है 360 डिग्री, ये फिक्स रहता है। कोई भी समबहुभुज है, किसी भी समबहुभुज में बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो ये किसके बराबर है, ये है 360 डिग्री का। अब देखो 250% अधिक है, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है तो 350 आ जाएगा, 350%, ठीक है ना। 250% अधिक है, 100% और ऐड करेंगे तो 350% आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसका 350% बराबर क्या है, अंतः कोणों का योग। अब यहाँ से सॉल्व करें हम इसको तो इससे ये 2 बार कट जाएगा, फिर 50 से काटेंगे तो ये 7 बार और 50 से काटेंगे तो 2 बार। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 इधर जाएगा तो 7 और 2 9 हो जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। बट हमसे भुजाओं की संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है बहुभुज का प्रत्येक कोण, ठीक है ना। प्रत्येक अंतः कोण क्या है, x डिग्री है तो x का मान हमसे पूछा है। तो प्रत्येक अंतः कोण होता है n-2 इंटू का 180 डिग्री अपॉन में n। ये होता है, ये फॉर्मूले भी याद कर लेना, ये होता है अंतः कोणों का योगफल, ये होता है प्रत्येक अंतः कोण और ये होता है 360 डिग्री बाह्य कोणों का योगफल, ठीक है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण पूछा जाएगा तो बाह्य कोणों के योगफल को n से हम डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमसे पूछा है तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, n हमारे पास 9 है, -2 करेंगे इंटू का 180 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा n, ठीक है ना। इंटू का 180 डिग्री लिखना है बाबा हमको, 180 डिग्री और अपॉन में n मतलब के 9। अब 9 से डिवाइड करोगे इसको 20 बार कटेगा और यहाँ 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा तो 7 दूनी 14, 140 डिग्री ये आपका आंसर होगा। प्रत्येक अंतः कोण क्या होगा, 140 डिग्री। x की वैल्यू पूछिए, एक x 140 होगा, ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले हैं इसमें, पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया और तीसरा फॉर्मूला ये था 360 डिग्री। तीसरा फॉर्मूला क्या है इसमें, 360 डिग्री ये क्या है, बाह्य कोणों का योगफल, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल। किसी भी समबहुभुज में योगफल, बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री फिक्स है ये। और प्रत्येक बाह्य कोण पूछ लिया जाए तो प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन में n से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। चले
एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 होता है तो बाई का मान 2 होने पर एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो क्वेश्चन है एक्स जो है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ एस एक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के, और ए जो है वो बाई के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, केवल बाई के, बाई स्क्वायर के नहीं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमसे ये कहा गया है कि बाई का मान 6 होने पर, बाई का मान 6 होने पर ए कितना आ जाएगा, ए 1/6 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाई का मान 2 होने पर ए कितना आ जाएगा, ए आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने दोनों बार बाई से ए का मान निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब बाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है, ठीक है ना। एक्स कितना है 97, जब 97 लिखना है बाबा, 97 एक्स कितना है 97, कब, जब ए कितना है 1/6 एक्स अब कितना होगा, अब ए कितना है 1/2 है, तब। समझ रहे हो, बस इतना सा क्वेश्चन था, हमें समझना है यहाँ से बस। अब इसको ऊपर चला जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 97 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 2/3, लेकिन ए स्क्वायर के है तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 97 इंटू का 9 इधर आएगा तो 9 से मल्टीपल करेंगे, 9 9 81 810 और 9 7 63 873, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 873, 873 सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, इसे हटा दो आप, ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ ले लो। मैंने कहा कि जब बाई हमारे पास 6 है तो ए कितना होगा 1/6 होगा, ठीक है ना, और जब बाई हमारे पास 2 है तो ए कितना होगा 1/2 होगा उस केस में। बस हमने यही रख दिया। एक्स क्या था, एक्स जो है प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर के, तो एक्स की वैल्यू पहले 97 थी, अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब 97 थी तो 1/6 था, जब एक्स की वैल्यू हमने नीचे रख दिया, एक्स ही मान लिया तो 1/2 है, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हमने इसको रख दिया। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग थोड़ी लगाना होता है उसमें। चलिए 4m² प्लस का 6m प्लस का 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो मुझे क्या मिलेगा 4m की जगह पर 2m, ठीक है ना, 2m² प्लस का 3m, 3m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आ जाए, तो 2m² प्लस का 2m प्लस का m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं पूरा सॉल्व करने के बजाय, ये प्लस वाला साइन माइनस, दोनों मूल माइनस में आएंगे, प्लस को उल्टा करके माइनस में कर देना है आपने। अब यहाँ 2m बाहर लोगे तो केवल 1 बचेगा, m प्लस का 1, तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ से m बराबर माइनस का 1। ये अपना तरीका है शॉर्ट वाला जल्दी करने का, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। नहीं आता है तो आपने क्या करना है, आपने करना है इसको इधर ले आते हैं, यहाँ से मैं 2m बाहर ले लूँ तो मेरे पास बचेगा m प्लस का 1, और प्लस का 1 यहाँ से बाहर ले लूँ तो मेरे पास बचेगा m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 2m प्लस का ये वाला 1 और m प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 1/2, और यहाँ से m बराबर माइनस का 1। ये क्या हो जाएंगे दोनों आपके मूल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। यही चीज इतना ना लिखना पड़े, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया कि प्लस का साइन है तो ये माइनस में आएंगे दोनों, इतना तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ 2 है, 2m बाहर लोगे तो m प्लस का 1 बचेगा, तो m बराबर 1/2 माइनस का, और इधर केवल 1 था और m प्लस 1 था उसमें, तो m बराबर माइनस का 1 इज इक्वल टू, बस ओके। चलो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x माइनस का 13, x माइनस का 26 और एक्सेस का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो अगर आपको ट्रिपलेट्स याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, फिर आपने से बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा।
अब समकोण त्रिभुज अगर है तो ये होगा, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री का होगा, और इसमें क्या होता है आपका, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। इसमें होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। मतलब अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आपने ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि x का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस के 13 का स्क्वायर प्लस का x माइनस के 26 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से x कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ये आपको मिलेगा। अब मुझे याद है ट्रिपलेट्स, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करा रही थी तो आपको बहुत सारे ट्रिपलेट्स मैंने लिखवाई थी। मैन ट्रिपलेट्स में एक ट्रिपलेट्स जो थी वो ये भी थी कि आपका 39 और 52 और 65, ये आपकी एक ट्रिपलेट बनती है, समझ रहे हो। 39 लिखना है, 39, 52 और 65। अब मैंने आपको एक चीज़ ये भी समझाई थी कि हम किसी भी ट्रिपलेट को गुणा या भाग किसी भी संख्या से कर देते हैं तो जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक ट्रिपलेट ही होती है। तो 13 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो आपको क्या मिलेगा, ट्रिपलेट। 13 तिया 39, 13 चौका 52 और 13 पंजू 65, 3 4 5 की क्या होती है, ट्रिपलेट। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है या नहीं, तो ये वही है। तो एकदम से मेरे दिमाग में ये क्लिक कर गया, 13 तिया 39 और 26 दूनी 52 और x क्या होगा फिर आपका 65 होगा, ठीक है। यहाँ से 13 तिया 39 करते हुए 26 दूनी 52 करते हुए ये संख्याएं देखते दिमाग में चला गया था, समझ रहे हो। यहाँ 3 गुना नहीं करना है आपने, ये दिमाग में रखनी है चीजें, कुछ दिमाग में भी रखा जाता है बाबा। यहाँ मैं बता रही हूँ कि ये अपनी ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट को हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर देते हैं तो जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो भी एक ट्रिपलेट ही होती है, ठीक है। तो ये आपने सीखना पड़ेगा, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन से आती हैं, जो कि आपने नहीं किया है। ये आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये चीजें आएंगी। तो हमारी ट्रिपलेट क्या है, 39, 52 और 65। 39 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर इक्वल टू 65 का स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल मेरे से पूछा है इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है इसका 1/2 इंटू का परपेंडिकुलर इंटू का बेस। तो एरिया क्या आ जाएगा, 1/2, परपेंडिकुलर ये होगा या फिर ये होगा, तो कुछ भी मान लो, 39 इंटू का 52। इसको सॉल्व करोगे 2 से काटोगे तो ये 26 बाद जाएगा, तो 9 छक्के 54, लास्ट में 4 आएगा, 1014, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो जल्दी कर लोगे, नहीं याद है तो फिर आप इसे सॉल्व करना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर निकाल के गुणा भाग करेंगे, फिर आपको x बराबर 65 मिल जाएगा। लिख दिया है हमने आपकी सहूलियत के लिए। चलिए, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो x का मान क्या है। CP होता है, एक मार्क्स प्राइस होता है और एक सेलिंग प्राइस होता है। 71% के लाभ पर अगर बेचा गया है तो 100 रुपए में कोई चीज खरीद कर 171 में बेची गई है, ठीक है ना। और x% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 10% की छूट भी देता है, और छूट किस पे दी जाती है, मार्क्स प्राइस पर दी जाती है। तो 10% की छूट देने के बाद ये 171 रुपए में बेची गई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ 10% ना लिख करके मैं रेशियो अगर यहाँ लिख लूँ तो अगर मार्क्स प्राइस 100 है तो ये 90 है, तो 9 और 10 का रेशियो में हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब सेलिंग प्राइस 9 होगा तो ये 10 होगा। 10% बराबर 1/10, 10 में 10 अगर मार्क्स प्राइस है तो 1 कम करके बेची गई है, मतलब 9 में बेची गई है। अब 9 की वैल्यू अगर मेरे पास ये दे रखी है, कितना गुना है, 9 का 9, 9 ने 81, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 190 आ जाएगी। अब x का मान पूछा है, x% अधिक अंकित करता है। CP हमारे पास 100 है, मार्क्स प्राइस 190 है, कितना अधिक अंकित किया है तो आप कहेंगे 90, और 100 पर किया है तो 90% आ जाएगा, बस बात खत्म। x बराबर 90%, और ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। लल्लुएस्ट सवाल था। राकेश 5000 की राशि और शिवम 9000 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। राकेश 5000 की राशि, शिवम 9000 की राशि साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं समान दर पर। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। साधारण ब्याज में जो हमें ब्याज मिलता है वो होता है टाइम इंटू का रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर, ठीक है ना।
तो ये जो अधिक ब्याज मिला है वो अधिक प्रिंसिपल पे मिला होगा। प्रिंसिपल कितना अधिक है? 4000। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 4000 का टाइम कितना है? 3 गुना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% मान लो, तो ये किसके बराबर है? 360 के बराबर है। मतलब 4000 का 3R% इक्वल टू क्या है? 360 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे से पूछा है, ये आर कितना होगा, ये मेरे से पूछा है, ठीक है ना, ये मेरे से पूछा है। तो यहाँ से ये परसेंटेज हटेगा, डबल जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और 4 तिया 12 तिया 36, आर बराबर कितना आ जाएगा? 3%। ये क्या होगा आपका आंसर। बस बात खत्म। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पूरा तरीके से लिख दूं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आपके दिमाग से हवा हवा हुआ हो तो तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। आपकी अंतरात्मा संतुष्ट भी हो, ये भी जरूरी है। कितना था? 4000। 4000 अधिक था, 3 साल का टाइम था, R% कर दिया गया था, और ब्याज 360 अधिक मिल रहा था। तो हमने सॉल्व किया, R बराबर हमें कितना मिला? 3%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि माल 350 नहीं बाबा, 450 में यदि माल 450 में खरीदा गया और 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए? इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, परसेंटेज में पूछा है तो हम केवल माल पे काम करेंगे। 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया, पूरे लेन देन में 20% का लाभ उसे प्राप्त करना है, तो शेष माल कितने % लाभ पर बेचा जाना चाहिए? तो मैंने कहा कि टोटल जो माल है वो मैं 3 यूनिट माल लेती हूँ। 3 यूनिट में से 1 यूनिट माल उसने 10% के हानि पर बेचा है, ठीक है ना, तो 2 यूनिट माल बचा होगा। तो 2 यूनिट माल को वो मान लो X% के प्रॉफिट पर बेचता है, ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो यहाँ पे हानि पर नहीं बेच सकता ना, ये भी सोचना पड़ेगा। तो एवरेज वैल्यू हमेशा बीच में रखनी है, वैल्यूएशन लगाएंगे इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ जो रेशियो प्राप्त होगा वो है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ये है संख्या छोटी, तो 20 में से 10 जाएंगे तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 30 आ जाएगा। अब 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 15 होगी बाबा, ठीक है ना, आ गया हमारा। अब देखो इसमें से इससे माइनस किया है, तो इसमें से इससे माइनस क्या होगा? अब यहाँ से क्या संख्या होगी कि इसे माइनस करने के बाद 15 आ जाए, तो यहाँ पर 35 रहा, समझ रहे हो, x = 35। ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ला 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 हुआ। देखो हमने कुछ नहीं किया बाबा, हमसे जैसा बोला गया था हमने बस वैसा ही किया। हमने कहा कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब यहाँ ऐसे क्या संख्या होगी कि 20 माइनस करें तो 15 आ जाए, तो यहाँ पर होगा 35% का प्रॉफिट उसे हुआ होगा, और ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक्स वाई और जेड ने क्रम से 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया, तो एक्स नहीं वाई और जेड के हिस्से के बीच का कितना अंतर है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इतने के अनुपात में उन्होंने एक धनराशि का निवेश किया और समान समय के लिए किया है। जब भी समान समय के लिए किया जाता है तो जो भी इनको प्रॉफिट होता है साल के लास्ट में, वो इनकी धनराशियों के रेशियो में ही बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर डिफरेंट समय के लिए किया जाता है तो धनराशि का रेशियो इनटू टाइम के रेशियो में बांट दिया जाता है। फिर जब सेम टाइम के लिए किया गया है तो जो भी इनका अमाउंट का जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो होगा, उसी में इनको प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। तो मैं यहाँ से लूँ कि x अनुपात y अनुपात z = 6 अनुपात या रेशियो 59 रेशियो 41, ठीक है। ये है, इनको मैं ऐड अगर करूं तो ये कितना आ जाएगा? 90 और 100 106। 106 = कितना है हमारे पास में? ये है 31 और 80। इसका कितना गुना है? ये है इसका 30 गुना। बाई और जेड के हिस्सों का अंतर हमसे पूछा है, बाई और जेड, ये है 9 और 9 18 का डिफरेंस है, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये इसका 30 गुना है तो इधर भी 30 गुना आ जाएगा। 18 तिया 54, 540, ये क्या हो जाएगा? आंसर। बस बात खत्म। 540 ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर। देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन है। पिछली क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन था जो हमने नहीं कराया था, इस क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं कराया हो सिलेबस में। सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बस
संख्याएं तो आपको चेंज मिलेंगी अब ये थोड़ी कि संख्या भी उठा के रख देगा एग्जामिनर, बट क्वेश्चंस का फॉर्मेट सेम होगा। तो आपने जो सिलेबस मैंने कराया है उसे थोड़ा सीरियसली लेना है और उससे अपना वो CBT 2 तक के लिए सिलेबस है, समझ रहे हो ना। कोई भी चीज़ आपकी, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक आपका वीक है तो वहाँ से आपने कंप्लीट कर लेना है उसको। इसको सॉल्व करें हम तो ये है हमारा 3 की पावर 6, तो बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। और ये है हमारा किसका 16 की पावर 4 करें तो हमारा यही आ जाएगा 65,536, ठीक है ना। 16 क्योंकि 6 है लास्ट में तो 16 आ जाएगा। और ये है हमारा 18 का क्यूब तो 18 आ जाएगा। प्लस का ये है हमारा 1264, क्या है ये 42 का स्क्वायर बनेगा तो 42। मैं देखो लास्ट यूनिट से और 4 चौक 16, 1600 के आसपास से जाके ऐसे पता कर लेती हूँ। मेरे को याद थोड़ी है चीज़ें, मैं बस लास्ट वाली डिजिट पर चले जाती हूँ, फिर आगे से देख लेती हूँ कि लगभग कहाँ तक जाएगा, बस ऐसे आइडिया लगा लेती हूँ। ये प्रैक्टिस से आती है चीज़ें, आपको नहीं पता है तो फिर आपने कर करके देखना पड़ेगा इसमें, समझ लो। क्योंकि ये 4 तक की पावर किसी को याद नहीं होती है, ये प्रैक्टिस से आती है चीज़, आपने सीखनी पड़ेगी। तो ये मेरे को प्लस करके लिखना है। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 40, 50 और 60, 70 और 79, ठीक है ना। 79 ये आपका आंसर होगा, 79 4 वाला आपका आंसर हो जाएगा राइट। चलिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और बी तो है ही नहीं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा। अच्छा, बी इधर दे रखा है, देखो ए और बी काम को क्रमशः 25 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ए अकेला करता है 25 दिन तक, बी अकेला करता है 18 दिन तक, काम को खत्म कर देते हैं दिन में, ठीक है। तो टोटल जो वर्क होगा वो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। और इनका एलसीएम क्या आएगा, अब देखो दोनों ही संख्या ऐसी है कि इनमें कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इन दोनों का मल्टीपल ही क्या होगा, एलसीएम होगा बाबा। तो 25 दूनी 50, यहाँ कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, तो 9 पंजे 45 ये होगा क्या टोटल वर्क। 25 से काटोगे तो 18 बच जाएगा, 18 से काटोगे तो 25 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ए ने अकेले 4 दिन काम किया है, तो ए जो है 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से मल्टीपल करो, 18 चौक 72 काम करेगा ए, ठीक है ना। ए ने 72 काम कर दिया, इसमें से 72 माइनस कर दो आप, काम कितना बचेगा आपका 8, 14 में 7 जाएंगे तो 7 और 3 378। इसे आपको बी से करवाना है तो टाइम कितना लगेगा 378 बट्टे 25 का, तो 25 सेकंड 25 7 5 12, 25 पंजे 125, फिर 3 बट्टा 25, 15 सही 3 बट्टा 25 दिन का टाइम लगेगा बी को शेष काम करने के लिए। तो 15 सही 3 बट्टा 25, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि ए ने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, तो ए का 4 दिन काम करा के माइनस कर देते हैं, बाकी का काम बी से करा लेते हैं। तो बाकी का काम हमारे पास 378 आया, 378 काम बी ने करा है तो बी को टाइम लगेगा 15 सही 3 बट्टा 25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ दिया गया। मैं आजकल पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर जाती हूँ ना, क्वेश्चन को मतलब सॉल्व सही कर रही हूँ बट क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते है ना मैं कुछ संख्या होती है कुछ पढ़ दे रही हूँ। मेरे को लग रहा है मेरा जो याददाश्त है या फिर रीड करने की क्षमता है वो कम हो रही है शायद, है ना। थोड़ा ये बीमारी का असर है ना, दिमाग को बढ़ने लग गया है, ध्यान देना पड़ेगा मुझे। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 10 प्रेक्षणों का औसत क्या है 40। बाद में पता चला है कि एक को 50 के स्थान पर 33 हमने पढ़ लिया है। कितना कम पढ़ा है, तो आप कहेंगे 17 कम पढ़ा है। तो 17 कम पढ़ा है, सम पे कितना फर्क पड़ा होगा माइनस के 17 का। तो एवरेज पर कितना फर्क पड़ा होगा, एवरेज पे फर्क पड़ा होगा, यहीं पे लिख लेती हूँ, लिख जा भाई, एवरेज पे फर्क पड़ा होगा माइनस के 17 बट्टे 10 संख्या है तो 1.7 का, मतलब एवरेज 1.7 कम हुआ होगा। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कितना 1.7, तो इक्वल टू 41.7। ये क्या होगा आपका आंसर। जितना कम लिख दिया है उतना बढ़ा के लिख देते हैं अब, तो 41.7 ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो, अपन से उसे पूछ लेने का, ठीक है। इस क्वेश्चन में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से मैं डिफरेंस देखना होता है, संख्याओं से डिवाइड करके यहाँ जोड़ करके आंसर टिक करना होता है बस। चलिए, ये है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू का कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो tan थीटा बराबर 7/8 है। इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा ये जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे 1 प्लस का कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का कॉट थीटा। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा को केवल कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल साइन स्क्वायर थीटा इंटू का कॉट थीटा, ठीक है। अब ये तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे में केवल कॉट थीटा। अब कॉट थीटा से स्क्वायर चला जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, केवल कॉट थीटा बचेगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा बराबर अगर 7/8 है तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बस ये कॉट थीटा हमारे पास बचा था। तो 7/8 था तो 8/7 ऑप्शन पहला वाला आपका राइट। 7/8 भी है, ध्यान से लगाना, ठीक है ना। 8/7 tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। याद भी है या भूल गए सब लोग, चलो एक बार याद करा देते हैं। एक पेज ले लेते हैं। मैंने कहा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, करना पड़ेगा बाबा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये एंगल लिया हमने थीटा, ये 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमने लिया, ये यहाँ से tan थीटा या साइन से शुरू करती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा लिखना है बाबा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बट्टे हाइपोटेनियस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बट्टे बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बट्टे परपेंडिकुलर, और सेक थीटा इज इक्वल टू, क्या यहीं से उल्टा करके लिखती चलती हूँ, ठीक है ना, आपको पता भी रहेगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बट्टे परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बट्टे बेस, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर। साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। ऐसे इधर से अगर हम उल्टा करें आज यार मैं वो कर दूंगी, विशाखा नहीं आए तो क्लास में टाइम लगेगा, क्लास कट कर देती, चलो बहुत टाइम लगेगा, 2 घंटे, इतना टाइम थोड़ी है। दस मिनट पढ़ा लो। मैं ये लिख रही थी, मेरी फ्रेंड आ गई है और मुझे उससे मिलना पड़ेगा, क्लास को थोड़ा कट करना पड़ेगा। आ जाओ, मुलाकात करा देती हूँ आपकी, करा ठीक है, तो थोड़ा सा करा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरा, अगर इधर से हम उल्टा करें तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का उल्टा आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा अगर मैं कर दूं तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से लूँ, परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस इंटू का हाइपोटेनियस बट्टे परपेंडिकुलर करूँ, तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस जाएगा और मेरे पास केवल 1 बचेगा। तो ऐसे हमें लिख करके नहीं काटना है, याद रखना है इसे एज अ फॉर्मूला। दूसरा अगर मैं लूँ यहाँ से कि कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा, यहाँ से मैं एक चीज ये भी सीख सकती हूँ कि यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा चाहिए होगा तो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा आ जाएगा, और अगर मुझे केवल कोसेक थीटा चाहिए होगा तो ये 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन हमारी कॉस सेक के साथ भी सेम यही कंडीशन रहती है आपका। अगर मैं कॉस थीटा इंटू का सेक थीटा लूँ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इंटू का हाइपोटेनियस अपॉन का बेस, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस, बेस से बेस जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से केवल अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, सेक थीटा, और केवल अगर मुझे सेक थीटा चाहिए तो 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही सेम चीज tan और cot के साथ रहती है। तो अगर मैं tan थीटा इंटू का cot थीटा कर दूं तो ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बट्टे बेस इंटू का बेस बट्टे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर बेस से बेस जाएगा और इज इक्वल टू 1 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से केवल मुझे tan थीटा चाहिए तो 1 अपॉन cot थीटा आ जाएगा और केवल cot थीटा चाहिए तो 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा। साथ में ये जो tan और cot होते हैं ये आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बट्टे cos थीटा भी होता है आपका और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बट्टे साइन थीटा भी आपका होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और 3 अपनी जो आइडेंटिटीज है वो भी आपने याद होनी चाहिए। यहाँ स्पेस है, यहाँ मैं लिख देती हूँ तीनों आइडेंटिटीज। ठीक है, पहली वाली है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है और आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक के नाम पे एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें आपको सिखा दी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है और पाई की वैल्यू यहाँ पाई ही लिख दिया गया है, पाई यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 22/7 हमने यूज करनी है। ठीक है, देखो शंकु बनाना है मतलब मेरे को क्या बनाना है, एक कौन बनाना है। ये मैंने एक कौन बनाया, ठीक है, और इस कौन का मेरे से क्या पूछा है, वॉल्यूम मेरे से पूछा है। 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जाता है, उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। घन से इसको काटा गया है तो सबसे पहले मैं घन बनाऊंगी। तो मैं एक घन बनाती हूँ, मान लो अपने हिसाब से ये एक घन है, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा दूर बना दिया, इधर से लेना पड़ेगा। ये क्या है, एक घन है। इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे। घन है तो सभी साइड कैसी होंगी, इक्वल होगी। और इसमें से मुझे अगर कोई शंकु बनाना है, शंकु बनाना है तो ये मैंने शंकु बना दी। सबसे बड़ा शंकु ऐसे ही काट सकते हैं। तो ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी रेडियस होगी। तो हाइट क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसके साइड के बराबर, मतलब कि 8 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस क्या आ जाएगी, साइड का आधा, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। अब मेरे को कौन का, इसका कौन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो कौन का जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब कि आयतन, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है ना, ये मेरे को चाहिए। एच कैपिटल में लिख लो या मैंने स्मॉल में लिख दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 4, स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, एच कितना है 8, बस हो गया। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 के 21 सभी में रखा है, लास्ट में यही आएगा आपका, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा ना। तो यहाँ से 8 दूनी 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, 256 इंटू 11 करेंगे तो 6, 11 के करेंगे 1, 7 और 1 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। 28 और 16 को 7 या 21 से डिवाइड करना है। 21 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितना आ जाएगा 21 सेकंड, 21 के बाद बचेगा यहाँ पर 7, 21 तिया 63, 63 के बाद आपका बचेगा यहाँ पर 7 और 1 कितना 8 बचेगा। ठीक है ना, 7 और 1 8 और 8 6 ही है, तो 21 चौका 84 और 2/21, 134 सही 2/21। ये ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करना। मैंने कैल्कुलेशन को तोड़ दिया। आप क्या करेंगे, कैल्कुलेशन कुछ संख्या ऐसी होती है बड़ी बड़ी जहां आप कैल्कुलेशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आपने तोड़ लेना है। मैंने 22 को तोड़ा किसमें, 11 × 2 में, फिर 8 का मल्टीपल 2 के साथ करा, 8 दूनी 16, फिर ये 16 × 16 करेंगे तो 256 आ जाएगा और 11 बचा है, लास्ट में इसका मल्टीपल कर लेंगे। बस इसका मल्टीपल करके लिखेंगे, लास्ट में बटे में क्या करेंगे 7 या 21, 21 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा। संख्याओं को थोड़ा तोड़ के कैल्कुलेशन करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लूंगी, मेरी फ्रेंड आई हुई है, बात करूंगी, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब आपको हुआ उसके लिए तहे दिल से सॉरी, और क्वेश्चन रीड करूंगी, इसे सॉल्व करूंगी। अब यदि किसी अज्ञात संख्या के लिए 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अज्ञात संख्या मतलब कोई ऐसी संख्या है जिसके 3 गुने में से 24 घटा दिया जाता है तो अंतर कितना आता है 258 आता है। मतलब x मान लो संख्या, तो 3x - का 24 इक्वल टू कितना है हमारे पास में 258 है।
तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 24 को धर ले जाएंगे तो 2 कैरी लेंगे 1 7 और 1 कितना आ जाएगा 8 और ये आपका 2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 नेम 27 और 3 चौक 12 94 आ जाएगा और 94 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे ही करना था क्या, नहीं करना था ऐसे। आपको पता है कि संख्या के 3 गुने बराबर घटाया गया तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 282 आ जाएगा जो कि 3x की वैल्यू है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाता है 9 और 4 94। बस बात खत्म। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, दिमाग में भी आप इसे सॉल्व कर सकते। ओके चलिए इसे हटा देती हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में। ऐसे देखो कोई ट्रिक नहीं लगानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मौजूद रखने हैं। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, क्वेश्चंस को पढ़ के बस समझना होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। x माइनस के 1/x इक्वल टू 4 है तो x क्यू माइनस का 1/x क्यू का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो x क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर क्या होता है x माइनस 1/x प्लस का 3x इसका होल क्यू प्लस का 3x माइनस 1/x, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्लस का होता तो x क्यू प्लस 1/x क्यू, अगर पूछा जाता तो x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस के 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक है, फॉर्मूला दोनों याद रखने हैं आपने। अब यहां से मेरे से क्या पूछा गया है x माइनस 1/x क्यू माइनस 1/x का होल क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस 1/x का क्यू मतलब 4 का क्यू प्लस के 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x, तो ये 4 है आपका। तो 4 का क्यू करेंगे 64 आ जाएगा और 64 में 4 या 12 और ऐड करेंगे तो 6 और 7 76, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो एक लाइन में आप सॉल्व कर पाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें आप इसको स्क्वायर वाला भी लिख लो कि अगर मेरे को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पूछा जाएगा तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो x कट जाएगा 2 बचेगा केवल। ठीक है ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर अगर पूछा जाएगा। ये फॉर्मूले सारी चीजें मैंने कराई है आपको अलजेब्रा में, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने नहीं कराया है, फिर भी मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपको चीजें रिवीजन होती रहे। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला होगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये होगा प्लस वाले का ये होगा। ठीक है, चलिए पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 अभाज्य संख्या है तो एक संख्या पॉइंट आएगा, 2 में दे रखा है, काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो पहली जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2। अभाज्य संख्या क्या होती है जो एक से या खुद से ही डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर्स होता है 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 है। इवन भी केवल एक ही संख्या है 2 और प्राइम भी है इवन भी है। ठीक है ना, और सबसे छोटा भी है। तो 2 लेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 17 और 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। ठीक है ना, 2 2 4 6 8 10। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे हम तो ये आपका कितना आ जाएगा 11 और 29 40 हो जाएगा, 40 और ये भी 40 80 हो जाएगा, 80 और उसके बाद ये 100 हो जाएगा, 100 और उसके बाद आपका 5 और 5 110 120 129, ये आ जाएगा 129 और 10 संख्याएं 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। एवरेज बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। आसान था। हमने इनका क्या किया, हमने इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद एवरेज इक्वल टू क्या होता है, देखो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एवरेज बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ठीक है ना, कुल पदों की संख्या, ये क्या होता है आपका एवरेज। ये पता नहीं है, पता होगा फ्री दिया है तो इतना पता होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं है वाला ऑप्शन आपके पास नहीं होना चाहिए। अब एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और 154 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके बराबर क्या है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा L इंटू बी। ठीक है ना, तो ये होगा आपका 169 इंटू का 154, तो इसके बराबर रखना है हमको। ठीक है ना, इसके बराबर पाई की वैल्यू 22/7, मैं पाई की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ 22/7 इंटू का आर स्क्वायर।
अब 22 से काटोगे इसको तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर इंटू का 7 जाएगा तो 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये 13 सत्ते 91 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों का मल्टीपल करके स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा और आर बराबर कितना आ जाएगा 91। हमसे क्या पूछा है, वृत्ताकार मैदान की परिधि, परिधि मतलब कि सरकमफेरेंस, ये क्या होती है 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर क्या आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 91। 7 से काटोगे तो 7 7 1 7 और फिर 7 3 21, फिर 13 चौका 52 इंटू 11 करोगे तो 2 7 और 5 572, ये आपका आंसर आ जाएगा। 13 चौका 52, 2 हमने यहाँ से लिया, 2 दूनी 4, 13 चौका 52 इंटू का 11 बचा, 52 इंटू का 11 करोगे तो 2, 11 का मल्टीपल बहुत आसान होता है ना, आपने ऐसे करना है, ये मैंने 52 लिया, ये मैंने 11 लिया और यहाँ से 2 लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे 7 और यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, बहुत आसान होता है, 11 का मल्टीपल सबसे ईजी होता है, ठीक है, 10 से नहीं, मतलब 10 का तो सबसे ईजी ही है पर उस पर ही जाएंगे हम। तो कितना था 572, ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 3100 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य कितना है 3100 रुपए है, क्रय मूल्य से 25% अधिक है अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, तो प्रॉफिट जो है परसेंटेज में कितना है ये हमसे पूछा है, परसेंटेज में पूछा है तो फिर इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, हमने लेना है सीपी, हमने लेना है मार्क्स प्राइस और हमने लेना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। मैंने सीपी को अगर 100 मान लिया तो मार्क्स प्राइस जो है 25% अधिक है तो ये 125 होगा, ठीक है ना, और 12% के प्रॉफिट के साथ 12% की छूट के साथ हमने बेचा है इसको, ठीक है ना। 12% की छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क्स प्राइस पे दी जाती है, तो इसका 12% अगर मैं निकाल दूं तो 12% कितना आ जाएगा, इसका 10% होगा 12.5 और 1% होगा 1.25, 2% हो जाएगा 2.5, तो 12.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 15 की छूट दे दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा आपका 110 बचेगा, कितना बचेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें कितना, अधिक में बेचा गया है 10 रुपए, अधिक में बेचा गया है 100 पर बेचा गया है तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 10% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा और थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 पर अगर कोई चीज कम या ज्यादा है वही परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है, या दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखिए, एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग कितने समय में भर जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एक पाइप को मैंने ए मान लिया, ए जो है 21 मिनट में भर सकता है, दूसरे पाइप को मैंने बी मान लिया और बी जो है 24 मिनट में खाली कर सकता है, तो 24 में जो खाली करने वाला है ना उसके आगे माइनस का लगा लिया करूँगा, ठीक है। तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी इनका एलसीएम इनका लेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 तिया 21 है, 8 तिया 24 है, 3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो 3 लिया हमने, वहां से 7 लिया हमने, यहाँ से 8 लिया, तो 8 तिया या 7 तिया 21 और इंटू 8 करेंगे तो 8 एकन 8 और 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ यहाँ पर 168। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने कॉमन नंबर मैंने इसमें से ले लिया, 3 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है, तो ये बचा हमारे पास 7 तिया 21, 3 मैंने ले लिया दोनों जगह से, तो यहाँ से 7 बचा और यहाँ से 8 तिया 24, यहाँ से 8 बचा, मैंने 7 तिया 21 करा फिर इंटू का 8 कर लिया, तो 8 एकन 8 8 दूनी 16, बस थोड़ा सा दिमाग में भी कैलकुलेशन को करना है, ऐसे नहीं हर चीज को लिखना कंपलसरी, ऐसा नहीं, बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बड़ों वाली कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमसे कहा जा रहा है कि टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। 21 से काटोगे तो कितने बाद जाएगा, 8 बार जाएगा। 24 से काटोगे तो कितने बाद जाएगा, ये जाएगा आपका 7 बार, ठीक है। 2 7 14 4 7 28, लेकिन ये क्या है माइनस का है, ये खाली हो रहा है और ये भर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों को एक साथ लगाया जाएगा तो 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, 1 मिनट में पानी भरा जाएगा केवल 1 लीटर, ठीक है।
ये भरा जाएगा। पानी भरना कितना है मुझे, इसका 1/4 मतलब 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 42 लीटर भरना है। अब 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाता है, तो 42 लीटर भरने में 42 मिनट का समय लगेगा बाबा, समझ रहे हो। बस अगर 1 मिनट में पानी जो है 1 लीटर भरा जाता है, ए 1 मिनट में 8 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 7 लीटर खाली कर देता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया गया, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 लीटर पानी जाएगा टैंक में। पानी भरना कितना है हमें, 42 लीटर भरना है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 42 मिनट लग जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक संख्या है और इसका मान क्या होगा, अब देखो संख्या एग्जैक्ट है, ऑप्शन में सब एग्जैक्ट दे रखा है, इसका मतलब पूछ क्या रहा होगा वो हमसे, पॉइंट को दर दर खिसका दिया होगा, बस वही ढूंढना है हमें। तो पॉइंट ढूंढो, ये 4 और एक 5 और एक 6, 6 संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए। पहले ऑप्शन पर जाएंगे तो 4 और यहाँ का 7 और यहाँ का 8 हो गया गलत, ये आपका 4 और ये 6 और 2 8 हो गया गलत, ये 3 और ये 2 हो गया, 3 3 और 1 4, ये गलत, 4 संख्या पॉइंट है। यहाँ आएंगे तो 3 और 3 6, ये सही है, 6 संख्या पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे मैंने गिना 4 5 6, 6 संख्याओं पॉइंट लगना चाहिए, तो 6 संख्याओं ये आपका बनेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एग्जैक्ट 6 संख्या पॉइंट लगा सकते थे कि कोई संख्या मैंने पूरी लिख दी ऐसे, ठीक है ना, इंटू का 3019 भी लिख दिया, इंटू का यहाँ संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 0.06895, ऐसे भी लिख सकती हूँ, तब भी ये सही है। 6 संख्या के बाद मेरे को पॉइंट लगाना है, हम कहीं भी चुका सकते हैं उसको, ओके चलिए समझ रहे हो, बस ये पूछा था, बताओ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, बट पूछा है उन्होंने। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपए है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपए है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई और फिर 25% की वृद्धि कर दी गई, इसकी नई कीमत रुपए में हमसे पूछिए। तो सक्सेसिव लगा के कर लेते हैं पहले, कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो सक्सेसिव इफेक्ट कितना आ जाएगा, 25% की वृद्धि की गई है, 12% की कमी की गई है, माइनस का रहेगा 25 इंटू का 12, ठीक है ना, 25 इंटू का 12 बट्टे 16, 25 चौका 4 इसको पूरा काटेंगे तो 3 आएगा हमारे पास, मतलब 25 में से 15 जाएगा, तो इक्वल टू 10% की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़ जाएगा, प्लस में आ रहा है तो इंक्रीज होगा, तो 10% बढ़ेगा, तो 8,000 का कितना चाहिए, 10% मतलब कि 110%, ये कितना आ जाएगा आपका 11 8 88, ये 8,800 और ये आपका आंसर हो जाएगा। आप 10% 8,000 का 10% 800 ऐड करके भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आए, देखो लल्लूएस्ट सवाल है, इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं। अगर ये सवाल भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है, यदि ए और बी का औसत वजन 40 केजी है तथा बी और सी का औसत वजन 42 केजी है, तो बी का वजन केजी में कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 45 केजी है, मतलब मैं यहाँ से लूँ तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 135, क्योंकि 45 केजी है और 3 व्यक्ति हैं, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बेसिक तरीके से सॉल्व हो रहा है, बेसिक तरीके से करना है, उसमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ट्रिक के लिए जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं या कैलकुलेशन जिनकी टफ होती है, उसमें हम ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, अब इसमें करोगे तो कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ कम हो गया कहाँ ज्यादा हो गया, बेसिक तरीके से चल रहा है। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का औसत वजन 40 केजी है, 2 व्यक्ति हैं तो 40 इंटू 2 80 केजी आ जाएगा। और क्या दे रखा है, बी प्लस सी का औसत वजन कितना दे रखा है 42 केजी, और ये भी 2 व्यक्ति हैं तो कितना आ जाएगा 84 केजी आ जाएगा। और मेरे से बी का पूछा है, बी का पूछा है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना है 80, तो c बराबर कितना आ जाएगा 55 केजी आ जाएगा, ठीक है। c कितना आ जाएगा 55 केजी का आ जाएगा। अब c 55 केजी का है तो b कितना आ जाएगा 84 माइनस के 55 इक्वल टू 24 और 5 कितना होगा आपका 29, ये आपका b आ जाएगा, बस बात खत्म। 29 ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर होगा। टाइम लगा क्या इसमें, नहीं लगा तो जो चीज बेसिक तरीके से सॉल्व हो रही है जल्दी, उसे बेसिक से ही करना है, ठीक है। फिर एवरेज पे कम ज्यादा पे नहीं चले जाना, डायरेक्ट कर देना है। ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 मिनट में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, 8 दिनों में कर सकता है, ए जो है 8 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 24 दिन में कर सकता है।
सी की सहायता से 3 दिनों में कार्य को खत्म किया गया। सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ए अकेले करता है तो 8 दिन लेता है, बी अकेले करता है तो 24 दिन लेता है, लेकिन ए बी सी तीनों ने मिलकर के उसको 3 दिन में खत्म कर दिया है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 24 ही आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 24, 8 से काटेंगे 8 × 24, 24 से काटेंगे 24 से 24, 3 से काटेंगे 8 × 24। ए की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास 3, बी की इफिशियंसी 1, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4। तो सी अकेला कितने में करेगा, 24 काम करना है, 4 की इफिशियंसी तो 4 × 6 दिन में करेगा, 6 गुना है, बस 6 दिन लग जाएंगे सी को, ठीक है ना। सी अकेले कार्य को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो 6 दिन में करेगा। सी की इफिशियंसी 4 है हमारे पास, तो 24 से काम करना है, तो 24 4 जो है 24 का कितना गुना है 6 गुना है, तो 6 दिन लगेगा 10, बस इतनी सी बात थी। समझ में आ रहा है ना, ऐसे अलग से पेन से लिख देते दूसरे से। इसकी इफिशियंसी 4 है अभी, ठीक है, अलग अलग करके। कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो पूछ लेने का। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 10, 17, 14 है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1096 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ की लंबाई क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी से क्या होता है घनाभ का, वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तो 3 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें रहती है, ठीक है। अब यहाँ से मैं टी ऐसे लिखूं तो कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी करूंगी तो 170, लेकिन रेशियो है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ में एक्स मान लूँ, यहाँ एक्स मान लूँ और यहाँ एक्स मान लूँ, तो एक्स का ऐसे गुणा होगा एक्स स्क्वायर, प्लस का इन दोनों का मल्टीपल होगा तो 170 और 17 चौका 68, तो 170 और 17 चौका 68, ये 8 13 के 3 कैरी लूंगी 238, 238 एक्स स्क्वायर, प्लस का 14 का 10 से करेंगे तो 140 एक्स स्क्वायर, ओके। इसको मैं प्लस करूं तो 2 इंटू का कितना आ जाएगा 8 आएगा लास्ट में, और 4 और 3 7 और 7 14 के 4 आ जाएगा, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 और 2 2 2 4 और 1 5 इंटू का कितना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1096। तो देखो इसका मल्टीपल करेंगे, इससे 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब कि कितने बार, एक बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो x बराबर 1, मतलब लंबाई चौड़ाई यही होंगी, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई होगी, ठीक है ना। हमसे पूछा है घनाभ की लंबाई क्या है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 10, ओके। x बराबर हमारे पास 1 आया, 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही रहेगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई है हमारे पास 10x, तो 10x इक्वल टू 10 आ जाएगा, ये क्या है लंबाई। घनाभ के फॉर्मूले पता है ना आप लोगों को, नहीं पता है एक बार इसको देख लो आप अच्छे से, नहीं पता है तो मैं तक घनाभ बनाती हूँ, पता होने चाहिए, नहीं पता है तो ये बहुत बड़े दुख की बात है, मतलब मेरे को बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि आपने पढ़ाई जो है अच्छे से नहीं की है, और पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी आपकी। बेकार करनी है क्या मेहनत, नहीं ना, तो आपने अच्छे से पढ़ते लिखते रहना है, ठीक है। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम क्या आता है, लंबाई इंटू का चौड़ाई इंटू का ऊंचाई। इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो आता है 2l प्लस के b इंटू का हाइट, ठीक है। टीएसए की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। ये इसका एक डायगोनल भी होता है, विकर्ण भी होता है, विकर्ण बराबर होता है आपका अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण, ये विकर्ण है विकर्ण, और विकर्ण बराबर आपका ये होता है। फॉर्मूले सारे लिखवा दिए, फॉर्मूले आपको एकदम से रटे होने चाहिए, नहीं रटे हैं तो रट लो। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7:8 है, वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11:16 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आपको मैंने सिलेबस में भी कराया है, प्लस अभी जो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला टाइप कराया था उसमें भी कराया है। ये जो क्वेश्चंस है इसमें हम लगाएंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट लगाना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, सिलेबस में भी सिखाया है, और अभी जो मैंने टाइप कराया है उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको सॉल्व कराए हैं, ठीक है। बिकॉज इनकी जो सेविंग वो अलग अलग दे रखी है हमको, तो हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सीमा और दर्शन के इनकम, तो यहाँ लिखेंगे हम सीमा और यहाँ लिखेंगे हम दर्शन, ठीक है। सीमा और दर्शन, रेशियो इनकी इनकम का अगर हम लिखें तो वो आ जाएगा 7:8 का। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है इनका, एक्सपेंडिचर वो है इनका कितना 11:16 का, ठीक है।
और इनकी जो बचत है मतलब सेविंग है, सेविंग कितनी बचाते हैं, सेविंग है सीमा की 15,000 रुपये और उसकी है 9,000 रुपये, किसकी, दर्शन की। क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे 11 8 88, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे 16 7 112, दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये 8 बना हुआ है, ठीक है, 11 8 88। अच्छा नहीं बना ना, अच्छा बनाते हैं, पता नहीं क्या ही बन गया है, 11 8 88, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 12 और 12 24 का आ जाएगा। इस 24 की वैल्यू क्या होगी, इसका मल्टीपल धर करेंगे तो 16 ढाई 160 और 16 पंजू 80, मतलब कि 240 और ये वाले 3 जीरो, ठीक है, 2,40,000। और इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99,000, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लोगे 1,000 और 1,40,000, 1,41,000, 1,41,000। 24 की वैल्यू क्या होगी, 1,41,000, ठीक है। अब इनकी सेविंग की बात करूं, ये क्या है, इनकी सेविंग है। सेविंग टोटल कितनी है इनकी, 24,000, ठीक है ना, 24,000। अगर मेरे को इनका इनकम पता चल जाए तो इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। इनकम टोटल कितनी है इनकी, 15, तो मेरे को 15 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मेरा काम बच जाएगा। 8 से काट दूं, 8 तिया 24, 8 से इसको काटोगे तो 8 एकन 8, 6 बचेगा, 8 7 56, 56 के बाद आपका 4 और 1 5 बचेगा, 8 5 40, 8 6 48 के बाद 2 बचेगा, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16 और 8 5 40, ये आ गया। फिर 3 का ये 5 गुना है तो इधर भी इसका 5 गुना करके मल्टीपल कर दो यहाँ पे, तो 55 25, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा, 2, 5 में 10 और 2 12, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा, 1, 56 30 और 1 31, कैरी लेंगे 3। अब देखो यहाँ से जा सकते हैं, 125 आएगा, लास्ट में 1 दे रखा था, यहाँ से टिक भी कर सकते हैं, या 0 0 है ना, देखो 25 लास्ट में बचेगा ही, बट करेंगे भी, ठीक है ना। कहाँ तक आ गए थे, 31 तक, और 7 पन्ना 35 और 1 36, 1 नहीं 7 पन्ना 35 और 3 38, कैरी लेंगे कितना आ जाएगा, 3, 5 और 3 कितना होगा आपका, 8। अब इसमें से मुझे माइनस करना है क्या, ये 24,000, तो 24,000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 5 2 1 और यहाँ 4 और यहाँ 64,125, ये आपका क्या होगा, खर्चा। थोड़ी सी कैप्शन थी वो आपने करनी थी, इसको हटा करके आप डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस भी ले सकते हैं, यहाँ से इसका डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। इसमें से इसे माइनस करना है तो आपके पास 64,125 ये आपकी व्यय आ जाएगा, एक्सपेंडिचर जो हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए इसका हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, तो देखो ये हमारे पास 8.27 से चल रहा होगा ऐसे, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, 8.27 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 8 पॉइंट, देखो पॉइंट से पहले 8 है तो सब प्लस में रखेंगे, 27 को 27 लिखना है, जितनी संख्या वो 12 है उतना हमें बटे में 99 लिखना है, बस जितनी संख्या वो 12 उतना 99 लिखना है। मान लो गया एक संख्या वो 12 होता तो हम केवल एक बार 9 लिखते हैं और एक 0 लगाते पीछे, ठीक है। फिर 2 27 लिख करके 2 माइनस भी करते, जैसे मैं समझा रही हूँ आपको, मैं कह रही हूँ कि अगर ये 8.27 के ऊपर बार होता तो इसका मतलब होता 8.27777777 ऐसा ऐसा चल रहा होता है, ठीक है। तो रिपीटेशन 7 के ऊपर बार होता केवल, तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं, 8 प्लस का 27 माइनस के 2 अपॉन में 9 0, ये लिखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं, समझ रहे हो ऐसे। लेकिन अभी हमारे पास 27 के ऊपर बार है तो हम 2 99 लिखेंगे बटे में, ओके। अब इसे 3 से काटेंगे तो 9 से काट सकते हैं, 9 तिया 27 और 9 से काटेंगे तो 9 करना 9 करना, 11 8 88 और 3 कितना होगा 91 बटे 11, तो 91 बटे 11 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अपन ने सॉल्व कराए हैं अगर आपको याद हो तो। कुछ कंचों को 4 बॉक्सों ए बी सी और डी में 6 अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में पैक किया जाना है। यदि बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम है, बॉक्स बी में बॉक्स डी से 400 कंचे कम है, बी में 3 है और डी में 5 है, कितना कम है, कितना कम, अरे भैया इधर लिख लेते हैं, ए बी सी और डी, इनका रेशियो में दे रखा है 6 अनुपात 3 अनुपात 7 अनुपात 5, बी में डी से कितना कम है हमारे हिसाब से 2, और 2 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 400, ठीक है। तो सभी बॉक्सों में कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, सभी में कितने कंचे, 7 5 12 3 15 और 6 21, ये इसका कितना गुना है 200 गुना है बाबा, तो इधर भी कितना करेंगे 200 गुना करेंगे, तो 21 दूनी 4200, ये आपका आंसर होगा। इतना लल्लुएस्ट क्वेश्चंस देखा है क्या आपने मिलेगा देखने को, लल्लुएस्ट नहीं है, ठीक है, जिनको चीजें नहीं आती है, बेसिक क्लियर नहीं है उनका, उनके लिए ये थोड़ा टफ ही लग रहा होगा, समझ रहे हो।
दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 15:14 है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब कि सिमिलर है, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, बट सेम शेप में होगा। समरूप का मतलब है सेम शेप होगी, छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये ए बी सी है और इसको मैं पी क्यू आर मान लूँ, ठीक है ना। ये इसकी मीडियन या हाइट कुछ भी मान लो, ठीक है ना। कुछ भी मान सकते, सारे तो बना नहीं सकते हैं, तो मान लो कुछ भी, ठीक है। तो इस इनका जो एरिया रहता है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, ए बी बट्टे पी क्यू, सेम साइड लेनी है, ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर, या फिर बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर, या फिर सी ए बट्टे आर पी का स्क्वायर, या फिर इसकी हाइट 1, इसकी हाइट 2 मान लो, तो हाइट 1 या फिर हाइट 2 का स्क्वायर, या फिर मीडियन 1 और मीडियन 2 का स्क्वायर, या फिर आपका स्मॉल r 1 और स्मॉल r 2 का स्क्वायर, या फिर कैपिटल R1 और कैपिटल R2 का होल स्क्वायर। इसमें चलता है क्या, एरिया, ठीक है। जो भी दे रखा होगा उसके साइड का रेशियो ले, साइड ले लो, या उसके उसमें चलता है, स्क्वायर में चलता है, ठीक है। तो हमें लंबाइयों का दे रखा है, संगत भुजाओं की लंबाई, संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 15:14 है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया की अगर बात करें तो लंबाइयों का स्क्वायर, 15 का करेंगे 225, 14 का करेंगे 196, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3 वाला। अगर फॉर्मूले पता है तो 2 सेकंड या 5 सेकंड मैक्सिमम पढ़ते ही तुरंत आपने देखना है और तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाना है। चलिए, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा था 255 और 196। ऋषि के पास 1612 रुपए है, उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। ऋषि ने शान को कितनी राशि दी है, अच्छा क्वेश्चन है। ऋषि के पास 1612 रुपए थे, उन्होंने इसे अपने बेटों शान और पीयूष में बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडेड है, ठीक है ना, निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 वर्ष और 20 वर्ष के बाद में समान राशि प्राप्त हुई है। तो ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पीयूष, शान को लगाया गया है 19 वर्ष के लिए और पीयूष को लगाया गया है 20 वर्ष के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगी पीयूष। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज करा रही थी, ठीक है, पीयूष, और यहाँ लिखूंगी मैं शान। तो पीयूष को 20 वर्ष के बाद में जो अमाउंट प्राप्त होता है वही अमाउंट शान को 19 वर्ष के बाद में प्राप्त होता है, ऐसा हमसे कहा गया है, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि पीयूष को एक साल में हम शान के बराबर अगर बना लें, जो कि शान को 19 वर्ष के लिए लगाया गया है, और यहाँ भी 19 वर्ष कर दें और एक वर्ष में पीयूष को शान के बराबर ले आए, ठीक है। तो 8% बराबर कितना होता है, 2/25 होता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं पीयूष को 25 रुपए लगाऊं और शान को 2 ऊपर ऐड करके 27 रुपए लगाऊं, तो ये 25 एक साल में 27 बन जाएगा, ठीक है। 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 25 पे लगाएंगे तो एक साल में ये 27 बन जाएगा। ऐसे कर लो आप, 25 का 8%, ठीक है, ऐसे, ओके। यहाँ से क्या होगा, 25 अट्ठे 200 और 100, डबल जीरो कितना बढ़ जाएगा, 2। तो ये 25 से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर इसको भी 27 और इसको भी 27, इसके पास भी 19 साल, इसके पास भी 19 साल, फिर सेम अमाउंट इनको दोनों को प्राप्त हो जाएगा। सेम टाइम हो गया, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सेम प्रिंसिपल हो गया, सेम अमाउंट मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो हमने कहा कि पीयूष को अगर 25 लगा दें और शान को 27 लगा दें, तो यही आ गया इनका रेशियो। दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा, 20 और 7 5 12 52। इस 52 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 52 की वैल्यू दे रखी है 1612 रुपए। हमसे पूछा है शान को कितना लगाना है, तो शान को कितना लगाना है, 27। 27 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, पहले तो ये 5 दिया 15, 3 बार जाएगा, उसके बाद
156 हो जाएगा और 4 और 5 बचेगा, 52 एक 52, 31 बार जाएगा तो 31 इंटू का 27, तो 7 लास्ट में आएगा। ओहो 2 जगह दे रखा है कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे 27 का 27 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 27 दिया कितना होता है 81, 81 और 2 कितना होगा 83, तो 83 लेना है मेरे को यहाँ पे 83, तो 837 ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 837 रुपए इन्होंने सान के लिए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, समझ, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो अपन से पूछने का। चलो, ये x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2 आपका आ जाता है। ठीक है, तो मुझे केवल यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं इसका भी अगर क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, मेरे को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने क्या करना है, याद कर लेने हैं बाबा, मेरे को ये चाहिए। ठीक है ना, ये चाहिए मेरे को, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये अच्छे से लिख जाओगे, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना है कुछ भी। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, तो 9 प्लस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा 11, ये आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब कि 11 का स्क्वायर माइनस के 2, तो 121 माइनस के 2 करेंगे कितना आ जाएगा 119, और ये आपका क्या होगा आंसर बा। आंसर बा ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। 2 लाइन का सवाल था, वैसे तो 1 लाइन में हो जाता है, लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए आपने तब, फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता बाबा, फिर तो वही है राम नाम जपना और पराया धन अपना, तो ऐसे नहीं बनना, अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, राम नाम तो जपना ही है, लेकिन पराया धन अपना नहीं बनाना है, मेहनत करनी है, जो है जैसा है उसमें रियल रहना है, दिखावे की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं जाना है, दिखावे की दुनिया में जाओगे बर्बाद हो जाओगे आजकल जो ज़्यादातर लोग जी रहे हैं ना, उनसे आप मिलोगे ना, आपको एक अलग फील आएगा कि हाँ पता नहीं क्या ही होगा, क्या है क्या है, पर रियल लाइफ में घुस के देखोगे ना एकदम कुछ भी नहीं है। मैं अभी इस दौरान काफ़ी ऐसे लोगों से मिल रही हूँ ना, कई सारे ऐसे गर्ल्स या बॉयज़ कह लो या फिर जेंट्स कह लो, तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान हैं या फिर बहुत अच्छा इनका होगा फाइनेंशियली, लेकिन जब थोड़ा दिन उनसे बात करोगे, थोड़ा गहराई में उनको जानोगे, तो पाओगे कि फाइनेंशियली भी एकदम इंसान खोखला है, और जो अच्छा दिख रहा था वो भी बिल्कुल भी 1% भी वो चीज़ उसके अंदर नहीं है, सिर्फ उसकी बातें हैं। तो रियल मेरे को क्या है ना, मैं थोड़ा सा सच्चाई में जीना पसंद करती हूँ अपनी लाइफ में, तो आप सच्चाई के साथ जियो, जो रियल हो उसके साथ जियो, जीवन टफ होगा, मतलब मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा टफ है, हर रोज़ या हर तीसरे दिन मुझे सुसाइड करने के ख्याल आते हैं कि मैं और नहीं जी पाऊँगी, शायद और नहीं जी पाऊँगी। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बीपी इतना डाउन हो गया मेरा, क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, तो डॉक्टर ने कुछ बोल के मेरे को इतना ज़्यादा डरा दिया कि अपना बीपी लो हो गया पूरा। तो आज मैंने दवाइयाँ खा रखी है ना, दवाइयाँ दी है मेरे को, 21 दिन का अभी दिया है, उसके बाद कुछ दिन का अगर सही नहीं हुई तो कुछ दिन की और दवाइयाँ मेरे को मिलेंगी, ऐसा है। तो दवाइयाँ खा ली है ना, तो दवाइयों की इतनी एनर्जी है शरीर में, खा के एकदम मेरे को नींद आ गई, तो दोपहर में मैं सो गई। फिर शाम को मेरी फ्रेंड आई मुझसे मिलने के लिए, वो ये जो मेरी फ्रेंड आई है ना, अभी जो दौर मेरा निकला है ना, इसमें इतना साथ दिया है उसने मेरा, मतलब एक परिवार की कमी फील नहीं होने दी, हर जगह डॉक्टर के पास ले लेके वही भागी है, रात में भी, दिन में भी, सुबह भी, दोपहर को भी, फिर घर पे भी छोड़ के गई है, फिर अपना घर संभाला, अपने बच्चों को भी संभाला है, सारा कुछ उसी ने किया है ये। तो ये भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि दोस्ती में इतना कुछ करते हैं, समझ रहे हो। तो दिखावे की दुनिया में नहीं जाना है, रियलिटी के साथ जीना है, रियलिटी के साथ जीने में ज़िंदगी थोड़ी टफ होगी, मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जा रही हैं, मतलब, और मैंने ठान लिया है कि मैं तो रियलिटी के साथ ही जीऊँगी, सच्चाई के साथ ही जीऊँगी चाहे
किसी दिन मेरे को सुसाइड करना पड़े, बट जब तक जीऊंगी शान के साथ जीऊंगी। जब मैं मरूं तो मेरे अंदर ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने किसी का बुरा कर दिया या मेरी वजह से कोई इंसान दुखी है या कुछ भी है। जब तक खुशी खुशी है भाई रह लो लाइफ में। देख खुश नहीं है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। जैसा है हम जैसे भी हैं, हमारे पास जो भी है हम उसमें खुश है। खुश नहीं है तो रहने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो। यहाँ आएंगे कुछ उसको सॉल्व करेंगे। बहुत मैंने ज्ञान दे दिया कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्चाई के साथ जीवन जीने में है ना थोड़ी सी परेशानी आएगी, थोड़ी नहीं बहुत परेशानी आएगी। मतलब अगर आप सच्चाई के साथ जीवन जी रहे हैं ना तो दूर दूर तक कोई आपको अपना दिखाई नहीं देगा, आप एकदम अकेले खड़े होंगे। बट वैसे तो भगवान से भरोसा उठ गया है मेरा, बट कभी कभी लगता है कि वो है भी, तो वो आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी भेज देता है कि उस टाइम पे जब आपको नीड है उस टाइम पे वो लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये जो मेरी फ्रेंड है ना, अब ये नई नई ही फ्रेंड बनी है और वो इतना कुछ कर रही है ना, एज अ फैमिली मेरे को देखभाल कर रही है सारी चीज़ें। तो ऐसा भी होता है। तो कभी कभी लगता है भगवान है, कभी कभी लगता है नहीं है। बीच में कुछ टाइम पहले तक मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, बट अभी एकदम ट्रस्ट सा उठता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें इतनी लाइन से बिगड़ती जा रही है ना, लाइन से बिगड़ती जा रही है ना, कि वो मेरे को लगता है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने किसी का बुरा किया है या किसी से कुछ लेकर उसे देना भूल गई हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बट ठीक है, कुछ कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के साथ, पिछले जन्म में मैं एक बुरी इंसान रही हूँ, बुरी औरत रही हूँ या जो भी हूँ, तो वो झेल रही हूँ। रफ्तार से कर्मों का हिसाब हो रहा है, तो भगवान कुछ सोच के ही कर रहा होगा कि भाई जल्दी जल्दी इसके सारे बुरे बुरे कर्म निकालो, अच्छा टाइम आने वाला है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ मैं सॉल्व करती हूँ। मैं पानी की टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी कितने मिनट दशमलव स्थानों तक पूर्णांक कहते हैं 2 दशमलव तक, ठीक है ना, भर जाएगी। ये हमसे कहा जा रहा है। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइप अगर हम लगा दें तो वो क्या करते हैं 29 मिनट में भर देते हैं। उसी क्षमता के 47 पाइप पानी की टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। तो ये लगभग इसका कितना गुना है, लगभग 2 गुना है। ठीक है, लगभग, मैं तो लगभग तक जा रही हूँ, ऑप्शन दूर दूर है। ठीक है ना, तो मैंने कहा अगर ये 2 गुना, हमने एफिशिएंसी को 2 गुना कर दिया तो टाइम कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। 1/2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 14.5 के समथिंग आएगा। और 14.5 का मतलब 14.19, ऑप्शन सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपन कहाँ चला गया, लगभग में चला गया। ठीक है ऐसे ही करना होता है जल्दी। मैंने इधर पढ़ा, मैंने कहा इससे डायरेक्ट कटेगा नहीं, फिर मैंने एक बार ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन दूर दूर थे, तो फिर मैं कहाँ चलेगी अपना ऐसे। अगर ऑप्शन दूर दूर नहीं होते तो फिर हमें चीजें काटनी पड़ती, फिर हमें इधर देखना ही पड़ता कि ये इसका कितना गुना है। तो आप कहेंगे 47/23 गुना है। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर इसका उल्टा हो जाएगा 23/47 गुना, 23/47 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आप 29 × 23/47 करोगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये नहीं है तो करके देख लेना आप, मेरे बस का नहीं है कि मैं इतना करके देख पाऊँ, आप करके देख लेना। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, इसको करेंगे तो फिर आपने क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 14.19 एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अब कुछ कुछ चल रहा होगा इसके बाद भी, लेकिन यहाँ तक एग्जैक्ट मिलेगी। ओके, चलिए, बट आपने एग्जैक्ट के पीछे नहीं जाना है बाबा, ऑप्शंस देखने हैं, लगभग में अपना टिक करके आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन दूर दूर है ना, बहुत पास पास में होते, 14.19, 14.59 ऐसे ऐसे होते, फिर हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता। बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। ये पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं वापसी यात्रा के लिए उसकी जो चाल है वो क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं दूरी को मानना पड़ेगा, कुछ दूरी तो मेरे को माननी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि मैं पहले वाली दूरी है वो मैं 11 का और 44 का दोनों का मल्टीपल ले लूँ,
तो पहले वाले के लिए 22 और दुगनी दूरी तो दूसरी के लिए 44, ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने दूरी को। पहले वाली दूरी जो 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली गई थी उसको हमने 22 मान लिया, तो टाइम कितना आ जाएगा, दूरी बट्टे चाल प्लस का यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 3 घंटे का हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो जो एवरेज स्पीड रही होगी वो रही होगी, कुल दूरी कितनी आ जाएगी, एक तरफ से 66, तो दोनों तरफ से 66 इंटू का 2 बटे में कुल दूरी बट्टे कुल समय। एक तरफ से टाइम कितना है, 3 घंटे का, तो दूसरी तरफ से टाइम कितना मान लूं मैं, टी मान लेती हूँ, दूसरी तरफ के टाइम को मैं टी मान लेती हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया, टी बराबर मुझे क्या दे रखा है, 34 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखा है। टी मुझे पता चल जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। 2 से इसको मैं काट दूं, कितने बाद जाएगा, 17 बाद जाएगा। तो यहाँ से 17 तिया 51 प्लस का 17 टी, तो यहाँ से 17 टी बराबर कितना आ जाएगा, 66 माइनस का 51, तो ये 9 और 6 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टी बराबर कितना आ गया, 15/17। टी बराबर अगर 15/17 है टाइम, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, दूरी कितनी है, इधर से भी 66 और इधर से भी 66, सैम लौट के आई तो 66 बट्टे टाइम 15/17, तो 15 और 17 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 15/17 करेंगे तो 15 और 17 यहाँ आ जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 15 चौका 60, 17 चौका 68, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, फिर 17 चौका 68, ठीक है। तो ये 14 का 4 और ये 74, तो 74 और एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 74.8। 74.8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट के आई होगी। तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल 74.8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कुल दूरी बट्टे कुल समय मेरे को निकालना था, तो कुल दूरी एक तरफ का टाइम ये और यहाँ पे 66 बट्टे चाल को कुछ भी मान लेते एक्स वगैरह, ऐसे कर सकते थे। तो वो कैल्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे टाइम ही मान लिया, मैंने टी निकाल लिया, यहाँ पे टी से इसको भाग कर दे, चाल आ गई। यहाँ से चीजें क्लियर रहेंगी, आपको अलग अलग दिखती रहेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 3 प्लस का tan स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा माइनस का sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या है। थीटा के बारे में कुछ नहीं कह रखा हमसे, ठीक है ना, तो हम अपनी मर्जी से थीटा को कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो थीटा को मैंने पुट कर दिया कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं कर सकते बाबा इनफाइनाइट चला जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है ना। थीटा को 45 डिग्री पुट करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 45 डिग्री पुट करेंगे तो 3, अब tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस के sec 45 रूट का 2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2, और कोसेक 45 भी रूट का 2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1, क्या होगा आपका आंसर। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, आंसर यही आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। बस एक शर्त होनी चाहिए कि जब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। बस तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ tan 45, टेबल आपको याद होनी चाहिए, tan 45 डिग्री 1 इक्वल टू cot 45 डिग्री, ठीक है। sec 45 डिग्री इक्वल टू cosec 45 डिग्री इक्वल टू रूट का 2, ये मैंने पुट किया है, लगाया है मतलब, ठीक है। चलो 17 का क्यों माइनस के 10 का क्यों होमवर्क में कर लेना प्रैक्टिस, इतना लल्लू सवाल अपन से मत कराया करो, दिस इज प्रैक्टिस। चलिए, एक आदमी ने 8 शर्ट 550 प्रति शर्ट, 10 पैंट 1000 प्रति पैंट और 12 जोड़ी जूते 850 प्रति जोड़ी की दर से खरीदे। वस्तु का औसत मूल्य क्या है, ठीक है ना, एवरेज प्राइस, औसत व्यय कितना है, औसत व्यय। तो 8 शर्ट 550, तो कुल मूल्य 8 इंटू का 550 प्लस का 10 पैंट 1000, तो कुल मूल्य 10 इंटू 1000 प्लस का 12 जोड़ी जूते, प्रति जोड़ी कितना है 850, तो 12 इंटू 850, कुल मूल्य आ गया। और कुल वस्तु कितनी है, 8 10 18 18 और 12 कितना होगा आपका 30, तो 30 से क्या करते हैं हमसे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि ये एवरेज वैल्यू में मिल जाएगी। अब देखो 0 0 काट सकते हैं हम, 0 0 0 और 0। अब मुझे करना पड़ेगा मल्टीपल, 8 5 40 और 11 चौक 44, तो ये आ जाएगा। इसका करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 12 5 60 कैरी लूंगे 6, 12 8 96 और 6 कितना होगा 102, ठीक है, ये आ जाएगा। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2460, 2460
460 बट्टे 3, तो 3 24, 3 दूनी 6, 820 ये आपका आंसर है। 820 बोले तो सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन को मैं हमेशा तोड़ लेती हूँ, उसको तोड़ लेना है ऐसे ही, फिर आपने ऐड करके कर देना है, ठीक है, इजी हो जाता है थोड़ा सा बाबा। चलिए, उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 16 रूट का 2 सेंटीमीटर है। समषटभुज का जो एरिया होता है वो होता है 6 भुजाएं होती हैं, रूट का 3 बट्टे 4 इंटू का ए स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा 6, रूट का 3 बट्टे 4, ए कितनी है 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 16 और रूट का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा बस। ओके, 4 से काटोगे 4 चौक 16, फिर 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 3 रूट का 3 इंटू 16 का स्क्वायर 256, ये कितना आ जाएगा 18, कैरी लेंगे आपका एक ही दे रखा है, ये आ जाएगा 768 रूट का 3, 768 रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। करके देख लो, 6 तिया 18 कैरी लेंगे 1, 5 तिया 15 और 1 16 कैरी लेंगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, बस बात खत्म। ये फॉर्मूला याद करना, हाँ फॉर्मूला याद करना है आपने। चलिए, गिवन दैट 12 की पावर 0.36 इज इक्वल टू एक्स है और 12 की पावर 0.64 इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स की पावर जेड इज इक्वल टू वाई की पावर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है ना। मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए किसकी, जेड की। तो एक्स की पावर जेड, एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ से 12 की पावर 0.36 जेड पावर लगाऊंगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये लिख सकती हूँ इज इक्वल टू बाई बराबर क्या है मेरे पास 12 की पावर 0.64, अब 4 पावर करूंगे तो 4 इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा ये, ठीक है ना। बेस अगर सेम है तो बेस से बेस आउट, और मेरे पास क्या बचेगा पॉइंट से पॉइंट आउट, 36 जेड इज इक्वल टू 64 इंटू का 4, ठीक है। ये 4 निम 36 जेड बराबर 64 बट्टे 9, 9 7 63 और उसके बाद एक बचेगा तो 9 करना 9 करना, ये 11 7.11, ये आपका आंसर होगा 7.11, ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है, ये तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट, तो मैं ए मान लूं एक पाइप को, ये 35 मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला 15 मिनट में भर सकता है, तो बी जो है वो 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। टंकी को खाली करने के लिए एक तल पर एक पाइप लगा है, ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 6 मिनट में भर जाती है, खाली वाले को भी खोल दिया जाता है, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब होगा कि ए प्लस के बी माइनस का सी, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 6 मिनट में भर जाती है। अब भरी जा रही है, खाली नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, इनका एलसीएम, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा 7 पन्ना 35, 5 यहाँ से लेंगे 5 यहाँ से लेंगे, यहाँ से अगर मैं लूँ तो 5 कॉमन आ जाएगा, फिर 5 तिया 15 और 7 पन्ना 35, 7 आ जाएगा। यहाँ की बात करें तो 3 दूनी 6 है, अब 3 मेरा यहाँ आ गया है, 2 बचा है केवल, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे, तो ये 5 दूनी 10 और 7 तिया 21, 210 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 210, 210 होगा जो सभी से कटेगा, 6 से भी 15 से भी 35 से भी। यहाँ देखो तो एक इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 35 से काटे तो 18 और 5 6 30, 6 बार जाएगा, 15 से काटे 15 के 15 और 5 और 1 6, 15 चौका 60, 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ठीक है। तो मुझसे कहा जा रहा है तो टंकी के तल पर लगा हुआ पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। अब ए की इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 14 है, तो सी की इफिशियंसी क्या बचेगी 20, अगर मैं 35 में से माइनस कर दूं तो 15 आ जाएगा बाबा। अब सी की इफिशियंसी 15 है और खाली करना है उसे कितना 210 लीटर पानी, तो कितना गुना है 15 एकन 15, 15 चौका 60, 14 गुना है तो 14 मिनट में खाली कर देगा, बस ऑप्शन सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा, 14 मिनट में खाली कर देगा सी। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। देखो
एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 1,60,000, 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर हमसे पूछा है। तो 25% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ कि 4 से 5 होने में 1 वर्ष का टाइम लगता है। तो 3 वर्ष में कितना हुआ होगा? 4 का क्यू से 5 का क्यू, मतलब 64 से 125। ठीक है ना, ये वर्तमान जनसंख्या, ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या। दूसरे केस में 4 से 5 होने में 1 वर्ष का टाइम लगता है। तो 2 वर्ष में कितना हुआ होगा? 4 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर, मतलब कि 4 चौक 16 से 5 25। ठीक है, ये अब वर्तमान जनसंख्या तो सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर 125 है तो यहाँ भी 125 बनाएंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे 5 से, और इधर भी क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे 5 से। तो 16 पंजू 80, 16 पंजू 80, और ये कितना आ जाएगा? 125। तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर 125, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर भी 125। प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल करनी है। अब ये है 3 साल पहले की जनसंख्या, और ये है हमारी 2 साल पहले की जनसंख्या। दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूं तो कितना आ जाएगा? 16 का। ठीक है ना, तो 125 की वैल्यू वर्तमान जनसंख्या ये है मेरे पास। 125 की वैल्यू मेरे को 1,60,000 दे रखी है। ओके, तो 125 का ये कितना गुना होगा? 25 से काटोगे तो 25 पंजे, 25 से काटोगे तो 25 छिक्के 150, 10 बचेगा यहाँ पर, 25 चौका 100, और ये आपका 000। फिर 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 40, मतलब कि ये 125 का 1280 गुना आ जाएगा काट के। ठीक है ना, तो इधर 1280 गुना है, तो इधर भी कितना गुना होगा? 1280 गुना होगा। तो 0 और 16 अट्ठे 128, कैरी लेंगे 12 आ जाएगा, और 80 एक दे रखा है, तो ये आपका 4 वाला राइट आंसर होगा, 20,480। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर ऑप्शन ऐसा कोई और भी होता 480 वाला तो फिर हम थोड़े और कैलकुलेट कर लेते। अब हमें यहीं पे मिल गया तो टिक कर दिया हमने। ठीक है, चल आगे बढ़े। यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है? ये है माता जी और ये है इनकी पुत्री। ठीक है, और माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। मतलब माता की आयु अगर मैं x मान लूं और उसकी आयु में y मान लूं, तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू मेरे पास 36। ठीक है, इसको मैंने x और इसको मैंने y मान लिया। पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना मतलब कि 3y। माता की आयु से 4 वर्ष कम है, माता की आयु x है, इसमें से माइनस कर दो तो ये 4 आ जाएगा। यही कहा गया है। तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच अंतर क्या है? वर्तमान आयु x और y मैंने यहाँ से माना है। मैं इसमें 3 से गुणा कर लूं तो ये कितना आ जाएगा? 3x, और ये कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9y, और ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। फिर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं, क्या कर दूं? माइनस, तो यहाँ माइनस, और ये माइनस माइनस किसमें चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। फिर मैं इसमें से इसे माइनस करा है ना, ये प्लस का हो गया, माइनस का है, तो मेरे पास 4y बचेगा, और इधर 36 में से 12 जाएगा तो 24 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया? 4 छिक्का 24। मतलब बेटी कितने साल की है? 6 साल की है। बेटी अगर 6 साल की है तो 6 पंजे 30, 30 इधर आएगा 66 आ जाएगा। 3x से काटोगे तो माता कितने साल की आ जाएगी? 22 साल की आ जाएगी। माता 22 साल की है, पुत्री 6 साल की है, दोनों का डिफरेंस लोगे कितने का आ जाएगा? 16 साल का आ जाएगा। 16 साल का डिफरेंस होगा दोनों में। ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? आपको y की वैल्यू यहाँ पुट कर लो या यहाँ पुट कर लो। मैंने यहाँ पे पुट कर दी, मान लो मैंने यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 30 इधर जाएगा, 66 बट्टे 3 करोगे तो 22 आ जाएगा। ये क्या है? माता और पुत्री की आयु अलग अलग आ गई हमारे पास, दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा? 16 साल का आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, अभी मैं ऊपर से हटा दूं, ये सब बना दिया फिर नीचे लिख दिया, तो ऊपर से हटा देती हूँ। माता और पुत्री, इसको मैंने x माना था और इसको मैंने y माना था, मैंने x y अलग अलग निकाल दिया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, सिंपल तरीके से कर देने का, क्या दिक्कत है इसमें? यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 140 है तो x का मान क्या होगा? अब देखो बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, जो संख्या मैक्सिमम टाइम आई हो। ऑप्शंस में ऐसा दिख रहा है आपको कि 46 है, 34 है, 47 है, 33 दिख रहा है यहाँ पे, तो 33 होगा, बस बात खत्म। समझ रहे हो? आप रख के देख लो, आप क्या करो, रख के देख लो। बहुलक जो होता है मोड, मोड बराबर क्या होता है आपका? मोड बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस का f1 माइनस का f0 अपॉन में 2
F1 माइनस का F0 माइनस का F2, इसको बंद करो इनटू का आई। लोअर लिमिट क्या होता है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाले ऊपर में जाएंगे, ये जो वर्ग दे रखा है, क्लास दे रखा है, क्लास में जो जैसे कि ये वाली लिया तो इसकी क्लास क्या हो जाएगी, ये इसमें लोअर लिमिट ये आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ये F1 क्या होगा, ये आपका F1 आ जाएगा। इससे पहले वाला आपका F0 होगा, इसके बाद वाला आपका F2 होगा। और I क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा I, ठीक है ना। ये I बराबर क्या होगा आपका 5 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओगे तो मेरे को बहुलक क्या दे रखा है 140 दे रखा है, मुझे भूल जाओगे भी ये 33 है, ठीक है ना, भूल जाओ, मैं भूल गई 140 दे रखा है तो ये वाली क्लास आ जाएगी अपनी, ठीक है ना, ये क्लास आ जाएगी, समझ लो, ये क्लास आ जाएगी। तो मोड मेरे को दे रखा है 140 इज इक्वल टू लोअर लिमिट 140 प्लस का F1 कितना है मेरे पास 33 माइनस का F0 कितना है मेरे पास 33। अब देखो 33 में से 33 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा भाग कर लो, सबको 0 बना देता है। तो अब ये अगर 0 हो गया तो मैं नीचे कुछ भी लिखूं XYZ या किसी से भी XYZ से गुणा कर दूं, ये सब क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा बाबा। अगर ये 0 है तो केवल ये बचेगा मेरा, तो यहाँ 33, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को मान लो कि मेरे को 33 पता ही नहीं है, ये 33 जो मैंने लिख दिया है ये मेरे को पता ही नहीं है, मान लो कि मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये मेरे को पता ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ तो F1 लिखूंगी मैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस का इससे पहले वाला 33 लिखूंगी, अपॉन में क्या करेंगे हम F2 F1 लिखेंगे, ठीक है, माइनस का 33 और माइनस का क्या करेंगे 31 करेंगे, ठीक है, इंटू का 5 करेंगे। ये हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। ये 140 है मेरे पास, इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो गया 0, ठीक है। 5 से मैं से भाग करूंगी, ये क्या हो जाएगा 0, सब कटा, मेरे पास ये बचा केवल, ठीक है ना, क्या बचा 0। इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ 0, क्योंकि इससे काटा सब 0 0 हो गया, इधर आया माइनस आया 0, 5 से मैं से काटूंगी, किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग करो सब बना देता है 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका F1 माइनस का 33 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊं मैं तो इसको इधर ले जाऊंगी, क्या हो जाएगा 0, किसी भी संख्या से गुणा करो क्या हो जाता है 0, तो इसके बराबर 0, तो F1 इज इक्वल टू 33, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मान लो कि 33 आपको पता ही नहीं है, मैंने रखा ही नहीं, उसको मैं भूल गई, मैंने तरीके से सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वह कार्य कर सकते हैं। एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। मतलब ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास बी प्लस सी है, ए और बी मिलकर के 7 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने में करेगा ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। ए प्लस के बी मिल करके 7 दिन में कर सकते हैं, सी अकेले उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क 9 7 63 आ जाएगा। इफिशियंसी की बात करें तो 9 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी 7 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे से कहा जा रहा है कि बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। मैं इधर भी ए ऐड कर लूं और मैं इधर भी ए ऐड कर लूं तो मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि 2a बराबर क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी है। और यहाँ से मैं तीनों की इफिशियंसी अगर ले लूँ a प्लस बी प्लस सी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16। मतलब कि 2a बराबर कितना है 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है बाबा 8 गुना है, तो a बराबर कितना होगा 8 होगा। अब a की इफिशियंसी 8 है और c की इफिशियंसी 9 है, तो b की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 16 माइनस के 8 माइनस के 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, नहीं a प्लस बी के ना, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ से a बराबर 8 है, ठीक है ना, 2 8 16, a बराबर अगर 2a बराबर 16 है तो a बराबर 8 आ जाएगा। अब a की इफिशियंसी अगर 8 है तो दोनों की a प्लस बी की इफिशियंसी 9 है तो b की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। अगर b की इफिशियंसी 1 है और a की इफिशियंसी 8 है और b मेरे से पूछा जा रहा है कि b अकेले इस काम को कितने में कर सकता है, तो b की इफिशियंसी 1 से टाइम कितना लग जाएगा 63/1 इक्वल टू 63 दिन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको b की इफिशियंसी चाहिए थे, टाइम बराबर टोटल वर्क बट्टे इफिशियंसी, ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्या किया b की इफिशियंसी निकाली, मैंने कहा कि a बराबर b प्लस सी है तो 2a बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, a प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी मेरे पास 16 थी तो मैंने 16 रखा। हमने कहा 2a बराबर 16 है तो a बराबर आपका 8 होगा।
ठीक है। अब a बराबर 8 है, a की इफिशियंसी अगर 8 है और a प्लस b की इफिशियंसी 9 है तो b की इफिशियंसी 1 होगी। b की इफिशियंसी अगर 1 है और b ही पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम 63 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 63 दिन में करेगा, खत्म। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। जब 10632815 और 3415 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। 3x माइनस का 14y का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जाता है। जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है तो हमें तरीका क्या लगाना होता है, हमें तरीका लगाना होता है इन संख्याओं का सबसे पहले हमें डिफरेंस लेना होता है। क्या लेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 11 में से 6 जाएंगे तो 4 और 1 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर डिफरेंस अगर हम लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 11 में से 5 जाएंगे 6 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा और 14 में से 8 जाएंगे 6 आ जाएगा और फिर यहाँ 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना, यही आएगा आपका। ओके, अब एक तो तरीका है कि मैं इनका HCF निकालूं, एक तरीका है कि मैंने तोड़ के भी निकाल सकती हूँ। तो 6 से ये भी कट रही है संख्या, 6 से ये भी कट रही है, इसको मैं तोड़ू तो 6 इंटू का 6 दूनी 12 के बाद 5 बचेगा, 6 निम 54 फिर 1 बचेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ 6 इंटू का 6 की धाई 60 और 6 चक 36। अभी 2 और आ जाएगा कॉमन, ठीक है ना, तो 12, 2 और आ जाएगा, 2 और आ जाएगा तो 12 से मैं डायरेक्ट काट सकती हूँ। ठीक है ना, 2 और ले लूँ तो मैं 12 इंटू का 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, यहाँ 12 इंटू का 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा हमारा 12। HCF अगर हमारा 12 है तो ये जो x है, x से विभाजित किया जाता है तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। x बराबर 12 है तो समान शेषफल बचता है y, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो y से किसी एक संख्या, x से किसी एक संख्या को काट लो तो y बराबर कितना आ जाएगा 1063 बट्टे 12, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 96 के बाद कितना आएगा ये 6 और 4 10। ठीक है ना, फिर 12 अट्ठे 96, 96 के बाद 7 बट्टे 12। ये क्या होता है हमेशा, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब कि ये शेषफल होता है। ठीक है, तो शेषफल y बराबर कितना आ जाएगा आपका 7, y बराबर 7 है। और मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है 3x, मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, 3x माइनस का 14 y पूछा है तो इसकी वैल्यू 3 इंटू एक्स बराबर 12 माइनस का 14 इंटू का 7, तो ये होगा आपका 12 तिया 36 माइनस के 14 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 14 सत्ते 98, ये आ जाएगा। अब माइनस का आंसर आएगा, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेगा और 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेगा, माइनस का 62 होगा और ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मैंने एक तो तरीका था कि आप छोटी वाली संख्या से इसको भाग करते करते निकालते हैं, ऐसे करके जैसे बेसिक तरीके से HCF निकालते हैं। एक मैंने तोड़ लिया इनको, कॉमन जो भी कॉमन पार्ट होता है वो HCF हो जाता है। तो कॉमन पार्ट क्या था, यहाँ 12 आ रहा था, HCF क्या आ गया हमारा 12, x की वैल्यू 12 है तो y बराबर जो रिमाइंडर बच रहा है वो 7 है। अब 12 से चाहे इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, सब में 7 बचेगा। मतलब समान प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है तो समान शेषफल बचता है, कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC पैरेलल है AD के तथा AC इज इक्वल टू CD है। यदि ABC 69 डिग्री है, BAC 23 डिग्री है तो ACD का मान क्या होगा। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC जो है वो AD के पैरेलल है। तो मैंने BC इसको मान लिया मैंने B और इसको मान लिया मैंने C। BC जो है वो AD के पैरेलल है, AD में इसको मान लेती हूँ। और समलंब चतुर्भुज है मतलब ट्रेपेजियम है तो ऐसे ऐसे कुछ बना होगा। ठीक है, ऐसे बना होगा, समलंब तो ऐसे बनता है ना बाबा। और BC AD के पैरेलल है तो BC और ये AD और AC बराबर CD है, AC बराबर CD है। अब देखो लाइन तो बराबर नहीं बट मान लो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ABC बराबर 69 डिग्री है, ABC बराबर 69 डिग्री है। ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना, ये दोनों लाइनें और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ठीक है ना, बराबर बराबर एंगल होंगे। और ABC 69 है और BAC
ABC 69 मैंने लिख दिया, BAC 23 मेरे को लिखना है, BAC ये वाला जो एंगल है ये है 23 डिग्री का। अब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 69 हो गया, ये 23 हो गया, ये कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 80, 90, 92 हो गया, तो ये हमारे पास 88 डिग्री का आ जाएगा। अब ये अगर 88 डिग्री का है तो ये भी एंगल कितना होगा हमारे पास में, 88 डिग्री का होगा। बिकॉज जब भी दो पैरेलल लाइनों को एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जितना एंगल हमारा ये होता है उतना ही एंगल हमारा कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये वाला हमारा होगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी, जितना एंगल हमारा ये वाला है उतना ही एंगल हमारा ये वाला होगा, और जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये होगा, और जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। समझ रहे हो, जब दो पैरेलल लाइनों को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तब ऐसा ऐसा चलता है। ये मैंने आपको ज्योमेट्री की पहली क्लास बेसिक वाले में समझाया है। अब ये जो AC है ये CD के बराबर है, तो ये अगर 88 है तो ये भी 88 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 8 16 कितना हो जाएगा, 160 और 16 176 है, तो ये वाला एंगल 4 डिग्री का बचेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये वाला एंगल 4 डिग्री का होगा और ये आपका आंसर होगा। हमसे यही पूछा है कि एंगल ACD, तो एंगल ACD 4 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए C मतलब थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो पैरेलल लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें लगाया है, ठीक है। ABCD के समांतर है, एक तिर्यक रेखा PQ AB और CD को क्रमशः E और F पर प्रक्षेपित करती है, अयो तथा PEB 56 डिग्री है। GAB और CD के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि BEG 32 डिग्री है और GFE 47 डिग्री है। EGF माफ क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ABCD के समांतर है, दो लाइन बनाओ समांतर, ये मैंने समांतर दो लाइन बना दी, ठीक है। ये AB है और ये क्या है हमारे पास CD है। एक तिर्यक रेखा है PQ मैंने ये बना दिया, मान लो कि ये P है और ये हमारे पास Q है। वो AB को E पे काटती है, मान लो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट हमारे पास E है और ये वाला पॉइंट हमारे पास F है, ठीक है। E और F पर प्रक्षेप करती है तथा PEB 56 डिग्री है। PEB ये वाला एंगल 56 डिग्री का है, ये 56 डिग्री का है तो ये भी 56 डिग्री का आ जाएगा, बाद में लिखेंगे। GAB और CD के बीच एक बिंदु है, GAB और CD के बीच एक बिंदु इस प्रकार है कि BEG 32 है, तो G यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है 32 डिग्री का है। इसको मैं इधर ऐसे मिला दूं। अब क्या कह रही है, GFE ये वाला एंगल 47 डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने का है, 47 डिग्री का है। तो EGF की माप क्या होगी, EGF ये वाला एंगल क्या होगा, ये मेरे से कहा जा रहा है। मैंने कहा ये अगर 56 डिग्री का है तो ये भी कितने का आएगा, 56 डिग्री का आएगा। अभी मैंने समझाया दो पैरेलल लाइन ऐसे काटती है तो सीधा सा विमुख कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला पूरा AB यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, 56 ही हो गया, 32 ही हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 80 और 88, मतलब कि आपका 100 में से 8 और माइनस कर दे तो 92, ये कितने का आ जाएगा 92 लिखना है, 92, ठीक है, 92 डिग्री। ये अगर 92 है, ये 47 है, 130 139 है, तो फिर ये वाला कितना बचेगा 41 डिग्री का बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि तीनों कोणों का 180 डिग्री। ये जो आपका EGF ट्रायंगल है इसमें तीनों कोणों का 180 डिग्री होगा, तो 47 ही है, 92 है, तो ये 41 बचेगा। 41 ऑप्शन 4 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आपने ज्योमेट्री की पहली वाली क्लास देखनी है, उसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेकर के समझाई है, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर, AD बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 15 सेंटीमीटर है। ABCD का क्षेत्रफल क्या है, देखो एक चतुर्भुज बनाया मैंने, AB लाइन से बनाती चलती हूँ। AB जो है वो 17 सेंटीमीटर, तो मैं 17 मान लिया। BC जो है 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने BC को 8 सेंटीमीटर तक यहाँ तक बना लिया। CD जो है वो 9 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको 9 सेंटीमीटर तक यहाँ तक बना लिया। फिर AD जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको 12 सेंटीमीटर तक यहाँ तक बना लिया, ठीक है ना, D। और AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, AC जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो मैंने इसको 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बना लिया।
अब मेरे से चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ट्रिपलेट याद है तो आपको एक नजर में ट्रिपलेट ढूंढ लोगे आप। एक ट्रिपलेट है ये 9, 12 और 15 की, ठीक है। दूसरी ट्रिपलेट है 8, 15 और 17 की। ये ट्रिपलेट है भाई, ये ट्रिपलेट है। तो इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 इंटू का 9 इंटू का 12, और इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू का 8 इंटू का 15, ये आ जाएगा, ठीक है। अभी दोनों को मुझे पूरे का चाहिए। तो चतुर्भुज ABCD का एरिया, ठीक है ना। चतुर्भुज ABCD का एरिया क्या होगा, 2 से काटोगे 6 बार जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार जाएगा, 9 छिक्के 54 प्लस का 15 चौका 60, तो ये 114 क्या होगा आपका राइट आंसर। बस इतनी सी बात थी। ट्रिपलेट अगर आपको याद है, ट्रिपलेट आपने याद करनी है तो मैन है वही मैंने लिखवाई है। अगर उतनी याद कर लोगे तो ट्रिपलेट बाहर नहीं जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जाना है और ट्रिपलेट याद करनी है, समझना है। 900 की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से, नहीं मासिक ब्याज की दर से, 6% मासिक ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 100% बराबर क्या है आपका 900 है। ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, तो 12 महीने की दर से 6%, मतलब 12 × 72% की वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक है। ये इसका कितना गुना है, 9 गुना है, तो इधर भी कितना होगा आपका 9 गुना होगा। तो ये कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, कैरी लेंगे 1, 9 7 63 और 1 64, तो 648 ये आपका आंसर होगा। वैसे भी 72% के आसपास कोई ऑप्शन नहीं था, बिना सॉल्व करे भी आप टिक कर सकते थे। चलिए, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 13 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं, नाव जितना गई उतना ही वापस आई है, तो डिस्टेंस कैसी हो गई, फिक्स हो गई या सेम हो गई। जब हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें या फिर सेम कर दें, तो जो भी हमें रेशियो दे रखा होता है किसका, टाइम का, उसका उल्टा स्पीड, और जो भी स्पीड दे रखी होती है उसका उल्टा टाइम लग जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। तो अभी मेरे को स्पीड का दे रखा है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगी तो x + y से जाएगी, और आएगी वापस तो x - y से आएगी, ठीक है। तो ये 41/20.5 हमसे पूछा है नाव द्वारा तय की गई दूरी, तो इसकी जरूरत नहीं है कि x + y में अलग से निकालना है, जरूरत नहीं हमें, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। इसको पॉइंट को हटाऊं मैं, यहाँ रखूँ इसको, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, ये किसका है, स्पीड का रेशियो आ रहा है, स्पीड का, ठीक है। स्पीड कितना आ जाएगा, 5 अट्टे और 5 दूनी, इसे कटेगा ना, इससे काटूंगी 2 बार, 5 × 10 2 बार, तो इसे 2/1 लिख सकती हूँ। ये स्पीड का है, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, टाइम लिखना है बाबा, टाइम, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब टोटल उसे 13 घंटे का समय लगता है, कितने का लगता है, 13 घंटे का, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि 3 आ जाएगा, 3 बराबर अगर 13 है तो 1 बराबर 13/3 आ जाएगा, और 2 बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 2 बराबर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ये कितना होगा आपका 13/3, कितना होगा 3, ठीक है। और ये कितना होगा 13 दूनी 26/3, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकती हूँ, 3 बराबर 13 है तो 1 बराबर 13/3 और 2 बराबर 13 दूनी 26/3। तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, कुल दूरी हमसे पूछी है, जाने की भी और आने की भी। तो जाने की जो दूरी होगी वो टाइम कितना है हमारे पास में, ये है, और चाल हमारे पास में 41 इंटू का ये, और ये वाला इसके साथ मल्टीपल, ये तो हमने 0 पॉइंट हटा के लगाया है ना, तो वो नहीं ध्यान में रखना। तो 41 डिस्टेंस, 41 इंटू का 13/3 प्लस का 20.5 इंटू का 20.5, यहाँ लिखना है 20.5 इंटू का 26/3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाओगे, फिर 41/2 बनेगा, 2 से काटोगे 13, तो सेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि 41 इंटू का 13/3 इंटू का 2, ऐसे लिख सकती हूँ। तो 3 तो आएगा ही, और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, 13 × 1 = 13 और 13 × 4 = 52 और 1 = 53, फिर ये
3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10/3। ये आपका आंसर होगा 1066/3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा था, ठीक है। डिस्टेंस पूछी थी हमसे जाने की तरफ की भी और आने की तरफ की भी। 41 × 13/3 इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 41 × 13/3 बनेगा। प्लस करना तो तुम 2 से मल्टीपल कर लिया, बस एक ही बात। चलिए इसको हटाते। डाउट वाले क्वेश्चन आ गए हैं, 2 क्वेश्चन बचे डाउट में पूछे गए थे हमसे। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ क्या है? एक बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ मैं लिखूं सीपी, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य, तो मेरे को एसपी लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना, तो विक्रय मूल्य पहले 1 था तो अब हमने 2 कर दिया। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट 11 गुना हो जाता है, प्रॉफिट पहले 1 था तो अब 11 हो गया, ठीक है। अब मेरे को देखो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 का बेच के 1 का प्रॉफिट हो जाए, ऐसे आपको क्या करना है 0 चुपका लेना है, ठीक है। आप 0 चुपका लोगे तो आपने 10 रुपए में अगर कोई वस्तु बेची है, 1 का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो 9 रुपए आ जाएगा, या सीपी नीचे लिख लो, यहाँ पे लिख लो सीपी कितना आ जाएगा, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो 9 और यहाँ पर भी 9, ठीक है। प्रॉफिट आपका मतलब सीपी तो सेम ही रहेगा ना, एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 9, एसपी में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो 9, सीपी तो सेम ही होगा, जितने में आपने खरीदा अपने एसपी और प्रॉफिट तो चेंज हो जा रहा है, सीपी इक्वल होगा, तो सीपी को इक्वल बनाना है, इक्वल यहाँ नो आपका आ गया। अब प्रारंभिक लाभ मेरे को पूछा है, 9 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके 1 रुपए अधिक में आपने बेच दी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका 1/9, 1/9 इक्वल टू 11 सही 1/9% आपका होता है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 11 सही 1/9%, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, आसान सा क्वेश्चन था बट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, मुझे पता है, तभी उन्होंने पूछा होगा। सचिन ने पहला पेन क्रमशः 630 और दूसरा पेन 722 में खरीदा, वह पहला पेन 70% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार मोल भाव करता है और उसे 9% की छूट देनी पड़ती है। दूसरा पेन जो है 71% के लाभ पर देना पड़ता है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ है ये हमसे कहा जा रहा है, उसे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ है और ये हमसे पैसों में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान है, बस कैलकुलेटिव है। तो मैंने कहा कि 630 रुपए में अगर कोई चीज खरीदी गई है और उसे 70% के लाभ पर बेचा गया है तो 170 में बेचा गया होगा, ठीक है। लेकिन खरीदार क्या है मोल भाव कर रहा है, तो इस पर 9% बाद में उसने छूट भी दे दी है, 9% छूट दे दी होगी तो ये 91% बचा होगा। इसे आपने सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो 00 से ये वाले 00 खल्लास करो, तो ये वाले या ये वाले कोई से भी कर दो। अब हम मल्टीपल कर लेते हैं, यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 17 तिया 51 कैरी लेंगे 5 और 17 छिक्के 102, 102 और 5 कितना आ जाएगा 107। फिर इसका मल्टीपल करना है इसके साथ, तो 00 चुपका लो, 100 में से 9 माइनस करा 9 माइनस कर दो, 9 माइनस करेंगे किसका इस वाली संख्या में, ठीक है ना। तो 9 1 9, फिर 9 7 63 कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, फिर 0 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 9 1 9, ये आपने क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। इतना माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे 6 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, 16 में से आपका कितना जाएगा 9 जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 और 1 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 9 बचा होगा, तो ये आपका 97,461, तो ये आपका 979 लिखना है रे बाबा, 9 अरे रे क्या है 97461, तो 2 संख्या पर पॉइंट लगाना है, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन हो गई। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ होगा 630 में माइनस कर दूँ, इसमें से 630 माइनस करेंगे, बाद में प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। दूसरा भी निकाल लेते हैं जो कि 722 में खरीदा गया है और 71% के लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। 71% के लाभ पर बेचा गया तो इसका मैं सीधा 71% ही निकाल लेती हूँ। यहाँ पर पहले प्रॉफिट बेचा गया छूट दी थी तो इसलिए मैंने ऐसे कर लिया था। अभी इसका मैं 71% ओनली निकाल सकती हूँ प्रॉफिट, ठीक है ना। 71% के प्रॉफिट बेचा गया तो मैं सीधा 71% ही निकाल दिया। तो 71 से मल्टीपल करेंगे तो बस 70 से कर लो, 70 से करोगे तो 0, 7 दूनी 14 कैरी लेंगे 1, 7 दूनी 14 15 कैरी लेंगे 1, 749 और 1 50, एक बार और करना है तो 722 इसमें प्लस कर लो, 722 प्लस करोगे तो 2
फिर 6, 7, 5, 12 के 2 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, और ये 5 का 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट लगेगा 2 संख्या बाद, तो 512.62 ये आपका आ जाएगा। तो लास्ट में 3 आएगा जो दिख रहा है, और 3 एक में दे रखा है, तो 857.23 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसमें से 630 माइनस कर दो, 630 माइनस कर दो, ठीक है, माइनस। तो पॉइंट के बाद 61 ये बचेगा आपका, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 6 और 6 12 के 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे कैरी 1, तो ये 6 और 1 7 आ जाएगा, और 4 और 1 5 आ जाएगा, और ये आपका 5 और 3 8 आ जाएगा। तो 857.23 ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इस सवाल में, तो कैलकुलेशन आपने ठीक से करनी थी जरा। ये प्रॉफिट आया हमारे पास, ये भी हमारे पास प्रॉफिट आया, ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। कैलकुलेशन तो है। आप इस वाले पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपने 70% प्रॉफिट हुआ तो 70% ऐड करके कर दो, फिर 9% का छूट दिया गया तो 91% बचेगा। फिर ये हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सीपी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि क्रय मूल्य को, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट, इसमें हमने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाल दिया 512.62, फिर प्रॉफिट को प्रॉफिट में ऐड कर दो तो 857.23 आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज दवाइयों की एनर्जी इतनी ज़्यादा है ना कि मेरे को वीकनेस फील नहीं हो रही। कल तो मैं ऐसा तबाड़ा खा खा के गिरने वाली थी, मतलब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, इतना ज़्यादा मेरे को वीकनेस हो गई, और रो रो के ऐसा बुरा हाल, मतलब होता है ऐसे। तो अपना ख्याल रखना, पानी वानी ठीक से पीते रहना, और पढ़ाई पे बेसिस फोकस रखना, ठीक है ना। सारी चीज़ों को साइड में रखना, सिलेक्शन नहीं होता है तब तक, जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद अपना सारी मन की चीज़ें करना, ठीक है। थोड़ा खुश रहने का है, थोड़ा खेलना वेलना है, कोई क्रिकेट वगैरह जो भी आप खेलना पसंद करते हैं, फ़ोन के अलावा जो एक्टिविटीज़ में शरीर का इस्तेमाल हो, थोड़ा हिले डुले शरीर जो है, ऐसा कुछ काम करना है। थोड़ा रनिंग कर लो, थोड़ा मेडिटेशन कर लो, और अपना ख्याल रखो, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करते रहना, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। इसके अलावा भी किसी बुक से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, ओके। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। चलिए।